क्लास 11th हिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 6 जो कि है डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनस पीपल, वो देखेंगे। तो उसके अंदर हम मेनली दो जगह के बारे में देखेंगे, एक तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में एंड अदर वन इज़ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बट हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ना शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा प्री कैप देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं कि उस टाइम पे जो दुनिया थी उसमें क्या सिचुएशन चल रही थी। उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे इंडिया के अंदर यूरोपियंस आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे ही जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, उन्होंने क्या किया, जगह जगह पे अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू करी। मतलब वो इंपीरियल पावर्स थे तो उन्होंने जगह जगह पे अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू करी। जैसे साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। जैसे इंडिया के अंदर कौन आए थे, पोर्तुगीज़ आए थे, स्पेन वाले आए थे, फ्रांस के लोग आए थे, देन इंग्लैंड के लोग आए थे, और मेनली हम कौन से नाम से जानते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी। फिर ऐसे ही जो बाकी जगह जैसे श्रीलंका हो गया, चाइना, इंडोनेशिया, ये जो वियतनाम, ये जो बाकी कंट्रीज़ है इधर भी आए थे। तो ये लोग क्या करते थे, कॉलोनीज़ डेवलप करते थे वहाँ पर। मेनली शुरू में तो ये जाते थे ट्रेड करने के लिए वहाँ पर कि हम ट्रेड करेंगे, बट धीरे धीरे ये लोग क्या करते थे, स्पेशली एशिया के अंदर एशिया में इन्होंने क्या किया था कि ये लोग पॉलिटिकली भी एक्टिव हो गए थे। वहाँ पर ट्रेड के साथ साथ में इन्होंने पॉलिटिकल पावर भी गेन कर लिया था। ऐसे ही क्या हुआ, सिमिलरली यूरोपियंस ने ये जो नॉर्थ अमेरिका है और उधर भी इन्होंने ये सेम काम करना शुरू किया, नॉर्थ अमेरिका के उधर भी, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने ऐसे किया। तो क्या हुआ, एक ट्रैवलर थे जो पहले क्या हुआ, वहाँ पे स्पाइसेस चाहिए थी यूरोपियन जो कंट्रीज़ है ना उनके अंदर, और उनको ट्रेड करनी थी, और उन्होंने इंडिया के बारे में ऐसे बहुत सुना था। तो उन्होंने इंडिया को सर्च करने के लिए किसी को भेजा था। बट वो इंसान कौन था, वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। वो निकले तो इंडिया की सर्च में थे कि मुझे इंडिया ढूंढनी है, बट वो इस तरफ चले गए थे एंड उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो देखा, और उसको फर्स्ट टाइम यूरोप के किसी इंसान ने जो फर्स्ट टाइम देखा था, तो हम ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने डिस्कवर किया था। बट ऐसा नहीं है कि उसमें पहले लोग ही नहीं थे, बाद में लोग रहने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलरेडी लोग वहाँ पे रहते थे, बस इतनी बात है कि यूरोपियन जो थे और जो बाकी कंट्रीज़ थी जैसे एशिया यूरोप वगैरह होगी, तो इनको पता नहीं था कि ऐसा एक और कॉन्टिनेंट है। तो सबसे पहले उसको पता किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उसके बाद में ये सारे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है और सेटलिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो शुरू हो गई। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। यहाँ पर कनाडा और यूएसए है, ये कैसे एस्टेब्लिश हुए। देन हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका का बारे में। देखो, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो दो ओशंस के बीच में, कौन कौन सा, ये इस तरफ है, वो है, मतलब दो ओशन है, उन दो ओशन के बीच में ये पूरा एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है। इस तरफ अलग ओशन है, इस तरफ अलग ओशन है, तो दो ओशन की स्ट्रेचेस तक फैला हुआ है। इस तरफ है पैसिफिक ओशन और इस तरफ है अटलांटिक ओशन। ये थोड़ी इसकी ज्योग्राफी हो गई। देन ये फैला हुआ है यहाँ पे आर्कटिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, लगभग जो हम देखने वाले हैं। अभी हम मेक्सिको का पार्ट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यूएसए का जो पार्ट है वहाँ तक देखने वाले हैं। तो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये इट स्ट्रेचेस फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ना, इसके वेस्टर्न साइड में क्या है, एक बड़ी सी माउंटेन रेंज है जिसको हम रॉकी माउंटेन्स बोलते हैं। रॉकी माउंटेन्स के भी वेस्ट में डेजर्ट है, डेजर्ट ऑफ अराइजोना एंड नेवादा। मतलब यहाँ पे इसके जस्ट वेस्ट साइड में जो रॉकी माउंटेन्स है ना, उनकी वेस्ट साइड में डेजर्ट्स हैं, जैसे अराइजोना का डेजर्ट और नेवादा का डेजर्ट। और इन डेजर्ट के भी वेस्ट में कौन है, सेरा नेवादा का माउंटेन ग्रुप जो है वो है। ये वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में हो गया। अब एक और चीज़ जो इसके इंट्रोडक्शन में हमें बताई हुई है वो ये बताई हुई है कि 40% ये कवर्ड है। कनाडा जो है, कनाडा 40% फॉरेस्ट से कवर्ड है। देन यहाँ पे अभी क्या क्या मिलता है, यहाँ पे ऑयल, गैस, मिनरल्स बहुत जगह जगह पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर मिलते हैं।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने वहाँ पे ग्रो करनी शुरू की। तो वहाँ की अभी जो फेमस इंडस्ट्रीज़ है ना वो है जैसे वीट, कॉर्न, फ्रूट, ये ना बहुत एक्सटेंसिवली ग्रो किए जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो किए जाते हैं ताकि एक्सपोर्ट किए जा सके। और जो फ़िशिंग है यहाँ पे, जो कनाडा है, कनाडा की वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन सी है? फ़िशिंग। फ़िशिंग के थ्रू लोग बहुत पैसा कमाते हैं उधर, मतलब प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ में से एक है। देखो ये सी हो गया, चारों तरफ ओशन हो गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं वो फ़िशिंग करते हैं, उसको फिर कैन्स में डालते हैं एंड देन एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। तो एक बड़ी मेजर इंडस्ट्री है फ़िशिंग कहाँ की? कनाडा की। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है ना, पहले भी यहाँ पे लोग रहते थे, जो इंडिजिनस लोग थे यहाँ के, ओरिजिनली जो यहाँ के लोग थे जो रह रहे थे पहले से, वो माइनिंग नहीं किया करते थे। माइनिंग शुरू हुई थी रिसेंट के 200 सालों के अंदर अंदर ही माइनिंग शुरू हुई थी। और करता कौन था, मतलब माइनिंग में जो लेबरर्स चाहिए होते थे वो कहाँ से आते थे? वो या तो यूरोप से आते थे या अफ्रीका और चाइना से। मेनली अफ्रीका और चाइना से लेबर आते थे और यूरोपियन जो लोग थे वो करवाते थे। अब हम देखते हैं, ये मतलब ये जो अभी हमने देखा ये वहाँ का ओवरव्यू है बस। अब जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन चीज़ है, मेन चैप्टर है, वो भी यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हमने नॉर्थ अमेरिका का ओवरव्यू देखा है। ये जो नेटिव लोग हैं वो कौन से थे, कहाँ से आए थे अमेरिका के, उनके बारे में बात करते हैं। देखो अभी हम देखते हैं कि रशिया और अमेरिका जो है इनके बीच में ओशन है। उस ओशन की ये जो जगह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाली जो जगह, इसको बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। बट पहले बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या हुआ, ऐसी पतली सी एक स्ट्रेच थी जिससे ये दोनों जुड़े हुए थे थोड़े बहुत आपस के अंदर। तो जो अर्लीस्ट लोग थे नॉर्थ अमेरिका के, वो एशिया से आए थे। एशिया, रशिया एशिया का ही पार्ट है, राइट? तो वो एशिया से आए थे ओवर 30,000 ईयर्स अगो। 30,000 साल पहले जो नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं, अर्लीस्ट लोग हैं, वो आए थे एशिया से। और जो लास्ट आइस एज थी अपनी 10,000 साल पहले, उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा पहले मतलब इधर थे। तो जब नॉर्थ के अंदर आइस एज आई तो वो साउथ की तरफ बढ़ गए। तो देखो ये अलास्का है, देन ये कनाडा आ जाता है, देन ये यूएसए आ जाता है और नीचे मेक्सिको। तो जो लास्ट के अभी रीसेंट 10,000 ईयर्स पहले जो आइस एज आई थी, लास्ट आइस एज जो आई थी, उसमें ये जो इंडिजिनस लोग थे, अर्लीस्ट पीपल थे, नेटिव पीपल थे, वो साउथ की तरफ बढ़े थे। हमें अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें हमें ओल्डेस्ट जो हैं, ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट कब देखने को मिलता है? ओल्ड मतलब सबसे पुराना कोई आर्टिफैक्ट, यानी कोई चीज़, कोई धातु, कोई उनकी बनाई हुई कोई मूर्ति या ऐसी कोई चीज़ सबसे पुरानी देखने को कब मिलती है, कितने साल पहले की देखने को मिलती है? वो हमें मिलती है 11,000 साल पहले देखने को। वो आए कब थे? 30,000 साल पहले। साउथ कब मूव हुए? लास्ट आइस एज में, जो की थी 10,000 साल पहले। और ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट कितना पुराना है? 11,000 साल पुराना है। अब यहाँ पे जो लोग थे इनमें पॉपुलेशन ग्रोथ होनी कब से शुरू हुई? तो जो लास्ट के जो 5,000 साल है ना, अभी के जो 5,000 साल है, इन 5,000 सालों में इनकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत ग्रो हुई थी। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट स्टेबल हो गया था। जस्ट अभी हमने देखा, क्या देखा कि लास्ट आइस एज चल रही थी। अब आइस एज में पॉपुलेशन नहीं होगी ज़्यादा ग्रो, लाइक क्लाइमेट स्टेबल नहीं है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो जब क्लाइमेट स्टेबल होने लगा पिछले 5,000 सालों में, तब जाके यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। ये जो लोग थे, ये जो नेटिव लोग हैं हमारी अमेरिका के, मतलब जो पुराने लोग थे, यूरोपियन से आने से पहले जो लोग वहाँ पे रहते थे, वो जो लोग हैं वो बैंड्स में रहा करते थे, मतलब वो ग्रुप्स में रहा करते थे। एक, जैसे ये एक गांव है, इस गांव के अंदर वो ऐसे ग्रुप्स में रहा करते थे। और ये गांव कहाँ हुआ करते थे? ये गांव हुआ करते थे रिवर वैलीज़ में। रिवर के आसपास जो जगह हुआ करती थी वहाँ पे गांव बसे हुए होते थे और उन गाँवों के अंदर ये लोग बैंड्स के अंदर रहा करते थे। अब सवाल आता है कि वो क्या खाते थे? क्या वो खेती करते थे या वो हंटिंग करते थे? तो वो दोनों चीज़ें किया करते थे। पहली बात तो वो फिशेस खाते थे, वो मीट भी खाते थे और वेजिटेबल और मेज़ भी खाते थे। ये जो मेज़ है,
ये अमेरिका में कल्टीवेट, जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, उसमें कल्टीवेट किया जाता था। तो ये इनके पास में आती कहाँ थी, कहाँ से हुआ करती थी? जो फिश थी वो तो रिवर से आ जाती थी, क्योंकि हमने देखा कि ये रिवर वैलीज़ के पास में रहा करते थे। सिमिलरली मीट कहाँ से आता था? मीट के लिए ये लोग बड़ी बड़ी जर्नीज़ पे जाया करते थे शिकार करने के लिए, और स्पेशली किसका शिकार करते थे? बाइसन का। एक जंगली भैंसा टाइप में एक जानवर होता है, जो अभी बहुत ही, इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे ना इसका शिकार किया गया है। जो यूरोपियंस जो आए नॉर्थ अमेरिका में, उन्होंने इसका कैसे शिकार किया है। तो स्पेशली बाइसन के शिकार पे जाया करते थे। और ये नहीं है कि उन्होंने मज़े के लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया करते थे, वो मज़े के लिए नहीं मारते थे। दे ओनली किल्ड एज मच एज रिक्वायर्ड, मतलब उन्हें जितनी ज़रूरत होती थी खाने के लिए, वो बस उतने ही को मारा करते थे। ऐसे नहीं मज़े के लिए या घरों में सजा के रखने, उसके लिए ये ऐसे नहीं मारते थे बिना मतलब। पहले ये पैदल जाया करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, जो स्पेन, पोर्तुगल एंड ऑल, फ्रेंच, फ्रांस, इंग्लैंड और इन सब से जो लोग आए थे, स्पेशली जो स्पेनिश लोग थे, उनसे ये जो नेटिव लोग थे, इन्होंने घोड़े खरीदे। इन घोड़ों पे जाने लग गए थे ये बाद में। पहले पैदल जाते थे, फिर ये घोड़ों पे जाने लग गए थे बाइसन के शिकार के लिए, और शिकार उतना ही करते थे जितनी की उनको ज़रूरत हुआ करती थी। नाउ जो वेजिटेबल और मेज़ है, ये वो लोग खुद कल्टीवेट किया करते थे। अब वो कल्टीवेट करते थे तो क्या वो इतना कल्टीवेट करते थे कि वो उनके पास में खाने के अलावा इतना पोर्शन बच गया तो इनको बेच दे? क्या वो सरप्लस में कल्टीवेट करते थे, उगाते थे उसको? तो नहीं, वो सिर्फ उतना ही उगाते थे जितनी की उनको ज़रूरत थी। मतलब वो सरप्लस नहीं उगाते थे, वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो इंटेंसिव को करते थे। यानी कि उनको जितनी ज़रूरत होती थी खाने के लिए खुद के, वो उतना ही करते थे। तो क्या नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ था, किंगडम्स ऑफ एम्पायर? अभी हमने देखा कि वो ना तो हंटिंग जो थी उसको बहुत ही ज़्यादा करते थे, सिर्फ उतना करते थे जितनी उनको ज़रूरत होती थी, ना वो एग्रीकल्चर सरप्लस में किया करते थे। तो तुम्हें लगता है कि उनके यहाँ किंगडम और एम्पायर्स हुआ करते थे? नहीं, उनके नहीं हुआ करते थे किंगडम्स और एम्पायर का डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुआ था। नो डेवलपमेंट ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स। तो क्या उनके बीच में क्वेरल्स या लड़ाई नहीं होती थी ज़मीन के लिए, कि ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है? कभी कभी झगड़े होना नॉर्मल है किसी भी सोसाइटी में झगड़े हो जाते हैं, थोड़े बहुत हो जाते थे कभी, कि दो ट्राइब से आपस में लड़ पड़ी कि नहीं ये जगह हमारी थी, ऐसे। बट कोई बहुत बड़ा प्रोमिनेंट झगड़ा हो ऐसे भी नहीं हुआ करते थे। वो उनके पास में जितनी ज़मीन थी उतने में वो संतुष्ट रहा करते थे, क्योंकि उन्हें ज़मीन को कंट्रोल करने का उनकी कोई इशू ही नहीं था। वो कंटेंट रहते थे, वो संतुष्ट रहते थे, बस कि उन्हें अच्छा खाने को मिल जाए और शेल्टर मिल जाए, रहने को अच्छी जगह मिल जाए, उनके लिए बस इतना ही हुआ करता था। उनको इस चीज़ की कोई नीड नहीं फील होती थी कि उन्हें लैंड को ओन करना चाहिए, किंगडम्स बनाने चाहिए, पावरफुल बनना चाहिए। ये उनके लिए था ही नहीं। दे फेल्ट नो नीड टू ओन इट। तो क्या वो उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? तो क्या वो अलाइंसेस बनाया करते थे? मतलब दुश्मनी भले ही नहीं करे, बट दोस्ती तो इंसान करता ही है। तो वो अलाइंसेस बनाया करते थे, और वो कैसे बनते थे? आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करके। और जो उन लोगों को जो गिफ्ट मतलब दो लोग थे, अगर दोस्ती वगैरह करनी है तो ये आपस में गिफ्ट्स दिया करते थे, तो फिर इनका एक अलायंस बन जाता था, इनकी फ्रेंडशिप हो जाती थी। बट एक और चीज़ है, तो ये एक्सचेंज किया करते थे। अब हम देखेंगे कि जो लोग, जैसे उनको कुछ चाहिए, लाइक गिफ्ट तो इन्होंने एक्सचेंज कर दिया, बट नॉर्मली उनको कुछ चाहिए, जैसे उनको खाने के लिए मेज़ चाहिए, उनके वहाँ पे मेज़ नहीं होगा इस बार, तो वो मेज़ कहाँ से खरीदेंगे? अब बात यह है कि वो खरीदते नहीं थे, उन्हें चाहिए बट वो खरीदेंगे नहीं। उनके पास में कोई ऐसी चीज़ होगी जो दूसरी एक ट्राइब होगी या दूसरे जो लोग होंगे उनके पास में वो होगी, और इनके पास में कुछ ऐसा होगा जो इनको चाहिए होगा, इनके पास में नहीं होगा। तो ये लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे या एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे वो चीज़ जो उन्हें चाहिए होगी। तो ये चीज़ें खरीदा नहीं करते थे, दे जस्ट गिफ्टेड ईच अदर, और ऐसे ही एक्सचेंज करके उनकी फ्रेंडशिप और अलायंसेस हुआ करते थे। देखो, वो जैसे हर वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स थी। अब यहाँ पे 1000 ट्राइब्स मान लेते हैं,
1000 नहीं तो 300 ट्राइब मान लेते या 200 ट्राइब मान लेते, तो चलो छोड़ो 10 ट्राइब मान लेते। तो ये जो 10 लोग हैं ना, ये अलग अलग भाषा बोला करते थे। बट ये जो लोग हैं ये बोला करते थे, ऐसा नहीं था कि ये लोग अभी भी साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इनकी खुद की एक लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को बोलते थे। बट इस लैंग्वेज की कोई लिखाई नहीं हुई थी, इस लैंग्वेज को ये लिखते नहीं थे, ये सिर्फ बोला करते थे। उनको इस चीज़ का नॉलेज था कि जो टाइम है ना वो साइकिल्स में मूव होता है। कैसे? जैसे डे, एक दिन हुआ, फिर दिन के बाद में रात होती है, फिर वापस दिन होता है, फिर वापस रात होती है। तो एक साइकिल में ये चीज़ चल रही है। तो इन्हें पता था कि जो टाइम है वो साइकिल में मूव होता है। सीज़न में देख ले तो गर्मी सर्दी, ये एक साइकिल के अंदर मूव हो रही है। तो वैसे ये लोग इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि जो टाइम है वो साइकिल के अंदर मूव होता है। दे बिलीव दैट टाइम मूव्ड इन साइकिल। और उनको खुद के दे हैड अकाउंट्स अबाउट देयर ओरिजिन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग कहाँ से आए और इन चीज़ों का उन लोगों को पता नहीं था, उन लोगों को इसका पता था। और ये जो चीज़ थी, ये जो कहाँ से आए इस चीज़ के बारे में इसका नॉलेज जो थे, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बोल बोल के या कहानियाँ सुना सुना के दिया जाता था। और जो लोग थे वो बहुत ही सुंदर टेक्सटाइल्स को वूव करते थे, मतलब बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाते थे कारीगरी कर करके। तो बहुत स्किल्ड क्राफ्ट्समैन भी हुआ करते थे। और वो क्लाइमेट को और वहाँ की जो टेरेन थी, मतलब जगह कैसी, ये समतल है, नदी कहाँ से जा रही है, कहाँ पे पहाड़ है, आज बरसात होगी कल होगी, क्लाइमेट का और इन सब चीज़ों का उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज हुआ करता था। तो यहाँ पे इसमें नेटिव वाले के अंदर हमने क्या देखा कि पहले तो वो आए कहाँ से थे, उसके बाद में वो क्या खाया करते थे, क्या वहाँ पे किंगडम्स हुआ करते थे, क्या वो उनके बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लड़ाइयाँ नहीं होती थी तो दोस्ती कैसे होती थी, और उनके क्या कल्चरल बिलीव्स थे, क्या उनके पास में लैंग्वेज थी, क्या वो लिखते थे। तो ये सब चीज़ें अभी हमने देखी। अब हम देखेंगे कि ये जो नेटिव लोग हैं इनका यूरोपियंस के साथ में जो इनकाउंटर हुआ, कैसे मिले ये लोग यूरोपियंस से। 17th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन ट्रेडर्स नॉर्थ कोस्ट में पहुंच गए थे 2 महीने की सी की जर्नी करके। मतलब जो ओशियन था इनके बीच में, अटलांटिक ओशियन, वहाँ से जर्नी करके ये लोग 2 महीने की जर्नी के बाद में कौन पे पहुंच गए थे, नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ कोस्ट पे पहुंच गए थे। कौन? यूरोपियन ट्रेडर्स। मतलब ट्रेडर्स यानी ये यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं, अभी रहने के लिए नहीं आए। तो ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे ना, इन्होंने देखा कि जो नेटिव लोग हैं वो इनके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है और फ्रेंडली है, कि मतलब बहुत मिलनसार हैं जो नेटिव लोग हैं वो। किसके लिए? यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए। तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने क्या किया? यूरोपियन ट्रेडर्स ने इन जो नेटिव लोग थे इनसे फ़िश और फर के अंदर ट्रेड करी। मतलब इन्होंने फ़िश और फर जो है यहाँ से ऑब्टेन करी और यूरोप में जाके उसको बेच दी। और ये जो फ़िश और फर को इन्होंने कलेक्ट करा ना नॉर्थ अमेरिका से, इसको कलेक्ट करने में हेल्प किसने करी थी? नेटिव्स लोगों ने हेल्प करी थी। तो इसीलिए ये लोग ऐसे बोलते थे कि जो नेटिव्स हैं ना वो उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग नेचर के हैं, फ्रेंडली नेचर के, मिलनसार नेचर के हैं। उसके बाद में ये तो ट्रेड करने के लिए आए थे। अब हम देखेंगे कि ट्रेड होती कैसी थी। मतलब ये यहाँ से फ़िश और फर लेके जा रहे हैं तो बदले में नेटिव्स को तो भी तो कुछ देंगे। तो नेटिव्स को क्या देते थे वो भी हम देखते हैं। जो मिसिसिपी रिवर थी उसके आसपास फ्रेंच क्या किया करती थी, जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने देखा कि ये जो नेटिव्स है ना वो गैदरिंग करते हैं, मतलब वो मिलते हैं एक जगह पर। उसके बाद में उनके जो खुद के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हर टाइप की अपनी कोई स्पेशलिटी हुआ करती थी। जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उन हैंडीक्राफ्ट्स को वो लोग एक्सचेंज किया करते थे, एक ट्राइब की दूसरे के पास में, और ऐसे एक्सचेंज किया करते थे। ऐसे फ्रेंच ने ये चीज़ नोटिस करी कि एक गैदरिंग करते हैं ये लोग, और उस गैदरिंग में वो लोग जो हैं क्या करते हैं, चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज हैंडीक्राफ्ट्स यूनिक टू अ ट्राइब और फूड आइटम्स नॉट अवेलेबल इन अदर रीजन्स। तो गैदरिंग करके ये क्या करते थे, एक तो हैंडीक्राफ्ट को एक्सचेंज किया करते थे, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा क्या है कि उस फूड आइटम को एक्सचेंज किया करते थे जो कि शायद दूसरे रीजन में अवेलेबल नहीं है।
अब ये जो यूरोपियन लोग थे इन्होंने क्या किया, इस हैंडीक्राफ्ट और इन फूड आइटम्स जो थे इनके बदले में, मतलब ये लोग आपस में ऐसे ट्रेड कर रहे हैं नेटिव्स एक दूसरे के बीच में, तो जो यूरोपियंस थे वो भी ट्रेड करने लग गए। अब उनको भी हैंडीक्राफ्ट मिल रहे हैं ऐसे और अच्छे फूड आइटम्स मिल रहे हैं, तो उन्हें और क्या चाहिए, जैसे फ़िश मिल गई उनको, जैसे जिस जानवरों का शिकार किया था तो फिर उनकी फ़र मिल गई उनको। तो बदले में यूरोपियंस इन नेटिव्स को क्या देते थे, इन एक्सचेंज ऑफ लोकल आइटम्स यूरोपियंस गेव देम, क्या देते थे, ब्लैंकेट्स दे दी, आयरन वेसल्स दे दिए, बंदूकें गन्स दे दी और अल्कोहल दे दी। अब देखो ब्लैंकेट्स की एक हम बात सुनते हैं, लाइक हम सब ने ये सुनी होगी कि ये जो यूरोपियन लोगों ने क्या किया था, मतलब जैसे किसी इनके यहाँ पे किसी बीमार आदमी ने कोई ब्लैंकेट ओढ़ी थी, जैसे यूरोप में किसी ने ओढ़ी थी, तो वो लोग क्या करते थे, उनको दे देते थे बाद में। मतलब अभी तो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी इन्होंने ऐसा नहीं किया, बट कुछ टाइम के बाद में ये ऐसा करने लग गए थे, शुरू में नहीं बट कुछ टाइम बाद में लोग ऐसे करने लग गए थे। तो वो जो सिख लोगों ने जो ब्लैंकेट ओढ़ी थी यूरोप के अंदर, वो उस ब्लैंकेट को किसको देने लग गए थे, नेटिव्स को देने लग गए थे। अब वो सिख थे तो उनमें कुछ जर्म्स होंगे, अब वो जो जर्म्स थे, ये जो नेटिव लोग हैं ये अलग रहे हुए हैं, हमें पता ही, कोलंबस आया था तब पता चला था कि और भी लोग हैं जो उधर न्यू वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। तो ये जो जर्म्स थे इनसे भी अनजान थे, लाइक उनके खुद के से तो वो प्रोटेक्टेड थे, बट जो यूरोप से आए हैं वो तो उनके लिए नए थे, तो इनकी वजह से उनको काफ़ी बीमारियां हुई एंड बहुत सारे लोग इस चक्कर में मर भी गए। तो ये ऐसे ब्लैंकेट्स दिया करते थे, आयरन वेसल्स दिया करते थे। जो ये नेटिव लोग थे ये तो क्या क्ले पॉट्स को काम में लिया करते थे, पर जब इनको आयरन वेसल्स मिले तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, क्ले पॉट्स की जगह पर कभी कभी आयरन वेसल्स का यूज़ भी करना शुरू कर दिया। अब ये शिकार करते थे किससे, बो एरो इन सब से, या तो भाले से कर दिया इन्होंने, या तीर कमांड से ये क्या करते थे हंटिंग। बट जब इनको गन मिली ना तो ये एक यूज़फुल सप्लीमेंट हो गई इनके लिए, अब और ज़्यादा आसान हो गया था नेटिव्स के लिए हंटिंग को करना। अब एल्कोहल थी जो थी, मतलब जैसे नेटिव्स थे तो नेटिव्स के खुद के कुछ प्रोसेस हुआ करते होंगे जिससे वो नेचुरल अल्कोहल को ऑब्टेन किया करते होंगे, बट वो डिस्टिल्ड नहीं हुआ करती होगी जो कि यूरोप में मिला करती होगी, क्योंकि अब तो वहाँ पे फैक्ट्रीज है तो यूरोप में अल्कोहल बहुत अच्छी मात्रा में मिला करती थी, बट नेटिव्स को इसके बारे में पता नहीं था। तो जब इनको नेटिव्स को ये अल्कोहल मिलने लगी यूरोपियंस में के, जब एक्सचेंज में ये लोग देने लग गए इनको अल्कोहल, तो जो नेटिव्स थे वो एडिक्ट हो गए थे इससे। अब वो एडिक्ट हो गए थे तो उनको क्या थी, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है तो फिर उस इंसान को तलब लगती है और उससे फिर वो चाहिए होती है और वो उस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये जो एडिक्शन था ना ये यूरोपियंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता था, इट बेनिफिटेड यूरोपियंस। क्यों, क्योंकि फिर वो जो यूरोपियंस थे वो अपने टर्म्स को डिक्टेट कर सकते थे, मतलब इनको तलब लगी हुई, इनको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये जो यूरोपियंस है ये इनको कम देना चाहते हैं, या मतलब कम प्राइस में कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, खुद तो कम देंगे, खुद तो कम प्राइस का गुड देंगे और उनसे ज़्यादा प्राइस का ले लेंगे। तो ऐसी वाली चीज़ थी ना, ये वाली चीज़ भी हेल्प करी थी अल्कोहल ने ऐसी वाली चीज़ को करने के अंदर। बट कहते हैं ना कर्मा रिटर्न होके तो आता ही है आपके पास में, तो सेम चीज़ ना इनके साथ में भी हुई। इनके साथ में क्या हुआ, यूरोपियंस ने नेटिव्स को अल्कोहल की एडिक्शन लगाई, बट सिमिलरली इस टाइम पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या हुआ करती थी, टोबैको ग्रो हुआ करती थी। तो नेटिव्स जो लोग थे वो तो खाते थे, अब खाते थे तो उन्होंने यूरोपियंस लोगों को भी दी, तो यूरोपियंस क्या हुए, धीरे धीरे दे बिकेम एडिक्टेड टू टोबैको फ्रॉम दी नेटिव्स। तो नेटिव्स तो अल्कोहल से एडिक्शन हो गया उनको, और यूरोपियंस को किसको हो गया, टोबैको से हो गया। अब कुछ हम टर्म्स देखते हैं जो कि नेटिव्स, जो नया वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड यानी पुराना वर्ल्ड वो जिसके बारे में सबको नॉलेज थी कि हाँ है, और न्यू वर्ल्ड वो है जो कि बाद में लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसी भी जगह है जो एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो ये वाली जो जगह थी इसको बोला जाता है क्या, न्यू वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड के लोगों को क्या बोला जाता था, एक तो अबॉरिजिन, ये कौन लोग होते थे, ये नेटिव्स हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के। इसमें अब का मतलब है कि फ्रॉम, एंड ओरिजिन का मतलब है कि द बिगिनिंग। अमेरिकन आइलैंड और अमेरिकन इंडियन,
या एमर इंड या एमर इंडियन, ये कौन से लोग थे? ये वो लोग हुआ करते थे जो कि नेटिव्स थे। कहाँ के? नॉर्थ और साउथ अमेरिका के और करेबियन के। अब सवाल आया होगा कि अमेरिकन है तो इसमें इंडियन वर्ड कहाँ से आया है? जैसे कि मैंने बताया था कि वो ढूंढने तो क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे, ढूंढने तो इंडिया को निकले थे कि इंडिया ढूंढूंगा, इंडिया जाऊंगा, बट वो चले कहाँ गए थे? नॉर्थ अमेरिका चले गए थे। तो वहाँ पे जब उन लोगों को ब्राउनिश लोग दिखे, ब्राउन ये मतलब थोड़ा ब्राउनिश और रेडिश कलर के जो लोग दिखे, तो उनको लगा कि उन्होंने ऐसे ही सुना था लाइक हम कि जो इंडियन है वो काले हैं, वो गोरे नहीं हैं। बट उन्होंने जब वहाँ पे जो ब्राउनिश और रेडिश लोग देखे तो उसको लगा कि चलो जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही दिख रहे हैं ये, तो ये चलो यही इंडियन होगा। तो धीरे धीरे उसको इंडियन ही बोलने लग गए वहाँ पे। तो जैसे कि रेड इंडियंस उनको बोला जाता था। सिमिलरली इन द सेम मैनर ये जो इंडियन वर्ड है ना, ये यहाँ पे आ गया क्योंकि वो इंडिया को ढूंढने गए थे, उन्होंने उनको इंडियन बोल दिया था, तो एक बार उनकी जुबान में पड़ गया तो फिर वो पड़ गया। देन इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल वो लोग होते थे जो उस जगह को नेचुरली बिलोंग करते थे। जैसे अभी मैं बोलूँ तो क्या ये जो यूरोपियंस जो आए थे वो इंडिजिनस लोग थे वहाँ के? नहीं, वो इंडिजिनस लोग नहीं थे वहाँ के। क्यों? क्योंकि वो तो कहीं और से आए हैं, उस प्लेस की नहीं। देन नेटिव अमेरिकन्स। नेटिव अमेरिकन्स कौन है? नेटिव अमेरिकन्स वो लोग हैं अमेरिका के जो अमेरिका के ही हैं, वो कहीं से आए ही नहीं है, जैसे यूरोप से ट्रैवल करके इधर आए हो, तो वो वाले लोग नहीं। और ये रेड इंडियंस, रेड इंडियंस कौन है? ब्राउन पीपल कोलंबस मिस्टूक एज इंडियंस। अब देखते हैं म्यूचुअल परसेप्शंस, यानी जो नेटिव्स थे उनको यूरोपियंस के बारे में क्या सोचते थे, उन्हें कैसे लगते थे यूरोपियंस, एंड सिमिलरली यूरोपियंस को नेटिव्स कैसे लगते थे, वो नेटिव्स के बारे में क्या सोचा करते थे। एक जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि एक सिविलाइज्ड समझते थे और एक को अनसिविलाइज्ड समझते थे। उस टाइम पे 18th सेंचुरी का जो टाइम था, उस टाइम पे यूरोप के अंदर सिविलाइजेशन का मतलब क्या था? उस टाइम पे सिविलाइजेशन की सिविलाइज्ड लोग कौन है, उनकी डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? वो लोग सिविलाइज्ड हैं जो जिनके लिटरेसी है, यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लिटरेट हैं। लिटरेसी डिफाइन करती थी कि हाँ ये सिविलाइज्ड है कि नहीं है। साथ में क्या उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, वो डिफाइन करता था, या क्या उनके शहर हैं। तो ये जो तीन चीज़ थी ना, ये क्या करती थी? ये डिफाइन करती थी कि आप सिविलाइज्ड हो कि नहीं हो। अब ये तीनों ही चीज़ें नेटिव्स के पास में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि जो नेटिव्स हैं वो अनपढ़ है, उनको उस टाइम पे जो ज़रूरत थी वो भी क्लाइमेट के बारे में जानते थे, उस जगह की जो अपनी पृथ्वी थी, जो उनकी लैंड थी, वो उसके बारे में अच्छे से जानते थे। तो उनके पढ़ाई वाला जो सिस्टम था वो तब नहीं था, बट यूरोप में तो था, साइंस मैथ सब प्रॉस्पर कर रहा था वहाँ पर। तो उनके लिए ये जो नेटिव्स थे वो अनसिविलाइज्ड हुआ करते थे, एंड यूरोपियंस खुद को सिविलाइज्ड समझा करते थे। ये जो नेटिव्स थे ना, इनके बारे में रूसो, जो कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा होगा, इन ये जो है थिंकर, इनको आपने पढ़ा ही होगा। तो जो ये रूसो थे ये क्या बोला करते थे उनको? दे सेड कि ये जो नेटिव लोग हैं ना, ये करप्शन से अनटच्ड है। इन नेटिव लोगों को करप्शन का पता नहीं है, दे आर नॉट टच्ड बाय द करप्शन, अनटच्ड है करप्शन से, लाइक दे आर काइंड ऑफ प्योर, उनको करप्शन का नहीं पता। अब सिमिलरली एक इंग्लैंड के जो ऑथर है कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ थे। वो ऐसे बोलते थे कि ये जो लोग हैं, कौन लोग? ये जो नेटिव लोग हैं, दे हैव लिमिटेड पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशंस। ये जो नेटिव लोग हैं ना, इनके बहुत कम पावर है किसी भी चीज़ को इमेजिन करने की या इमोशंस को फील करने की। किन लोगों के पास में? उन लोगों के लिए जो कि नेचर को पास में रहा करते थे। तो नेचर के पास में कौन रहा करते थे? ऑब्वियसली नेटिव्स। तो नेटिव्स के लिए वर्ड्सवर्थ सोचते थे कि इन लोगों के पास में इमेजिनेशन और इमोशंस के पावर नहीं है, लाइक ये बहुत अच्छे से इमोशन को नहीं फील कर सकते और बहुत कोई बड़ी चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब जो नेटिव लोग हैं वो यूरोपियन को क्या समझते थे? वो यूरोपियंस को समझते थे ग्रीडी, मतलब लालची। कैसे? देखो, मैंने बताया था कि जो नेटिव्स लोग हैं वो चीज़ें खरीदा नहीं करते थे, वो एक्सचेंज कर लिया करते थे या गिफ्ट दे दिया करते थे। तो नेटिव्स एक्सचेंज्ड गुड्स फॉर फ्रेंडशिप। लेकिन जो यूरोपियंस थे ना, वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करते थे। वो ये जो गुड्स थे इनको एज ए फ्रेंडशिप टोकन नहीं देख के वो इसको कमोडिटी देखते थे जो कि वो यूरोप में जाके बेच सके।
जैसे कि फ़िश और फर। दे सो दैम एज कमोडिटीज़ टू सेल इन यूरोप लाइक फ़िश एंड फर। अब क्या हुआ, अब जब ये लोग इन सामान को जो उन्होंने एक्सचेंज किए नेटिव्स के साथ में, नेटिव्स तो उसको फ्रेंडशिप समझ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ में जो है बिजनेस चल रहा है, यूरोपियंस उसको बिजनेस समझ रहे हैं, वो भलाई भोले लोग उसको क्या समझ रहे हैं, फ्रेंडशिप का टोकन समझ रहे हैं, वो गुड्स है उन्होंने रख लिया और खुद ने दे दिया। अब उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि कभी कभी तो ये सेम, कभी कभी तो ये यूरोपियंस नहीं बहुत ज़्यादा सामान दे देते हैं अपन को, और कभी कभी ये बहुत थोड़ा सा देते। तो ऐसा क्यों? नेटिव्स की ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, नेटिव्स के प्राइस वाली जो चीज़ थी वो दिमाग में नहीं थी। अब ये होता क्यों था? क्योंकि वो जो यूरोपियंस तो उसको कॉमोडिटीज़ देखते थे बेचने के लिए, तो जब वो उसको यूरोप में बेचते थे तो जो उसकी प्राइस होती थी उन गुड्स की, कभी तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी, कभी थोड़ी लो रह जाती थी। तो उसकी वजह से वो जो नेटिव्स थे उनको भी चीज़ें कभी बहुत ज़्यादा दे देते थे, कभी कम दे देते थे, उनको समझ में नहीं आती थी ये जो चीज़ है वो। साथ में यूरोपियंस ने ना क्या हुआ, फ़र पाने के लिए, उन जानवरों की चमड़ी पाने के लिए, उनका फ़र पाने के लिए क्या किया, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स को स्लॉटर कर दिया, उनको मार दिया, उनसे वो चीज़ें ली। क्यों? क्योंकि देखो उनको बेचनी थी, उनको बिजनेस करना था, बट नेटिव्स को इस चीज़ की समझ नहीं थी। वो तो उतना ही मारते थे जितना उनको खाने की ज़रूरत थी। तो उनके लिए यूरोपियंस बहुत ज़्यादा ग्रीडी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि स्पेशली एक बिवर नाम के जो एनिमल होते हैं, बिवर्स जो होते हैं, उनको अमेरिकन्स ने, ये जो यूरोपियंस लोग थे, इन्होंने स्लॉटर किया था हंड्रेड्स की मात्रा में, बहुत सारे। तो नेटिव सेड हुआ करते थे ये सोच के कि ये कैसे लोग हैं, और जैसे ये लोग इन जानवरों को मारे, कभी ये जानवर भी बदला लेने के लिए आएंगे। सेटलर्स आफ्टर ट्रेडर्स। अब क्या है, अभी यहाँ पे हमने देखा कि अनसिविलाइज्ड वाली और एक ग्रीडी वाली जो चीज़ थी वो। अब क्या है, पहले तो ये ट्रेड करने के लिए आए थे, बट अब ये यहाँ पे सेटल होने के लिए आ गए कि बहुत हो गई ट्रेड, अब हम यहाँ पे रहेंगे भी, अब हम अपना यहाँ पे घर भी बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कि यूरोप को छोड़ दिया था एंड वो अमेरिका में आ गए थे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने। उसके बहुत सारे रीजंस थे, वो रीजंस थोड़ी देर बाद में भी हम देखेंगे। एक रीज़न ये हो गया कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के डिफरेंट सेक्ट्स आ गए थे जो एक दूसरे को अपोज करते थे। कुछ लोग चाहते थे कि ट्रेडिशनल मैनर में ही चले, कुछ नए तरीके चाहते थे। तो जो ऑब्वियसली जो नए तरीके चाहते थे उनको पुराने वाले पसंद नहीं करते थे, तो वैसे खदेड़ के उनको भेज दिया गया था बाहर। तो वो नई ज़िंदगी शुरू करने आए थे कहाँ? अमेरिका में। पहले वो कोस्ट के आसपास, जैसे ये कोस्ट है तो पहले वो कोस्ट के आसपास बसने लगे। उसके बाद में जो उनका गांव है, धीरे 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 क्या हुआ, जैसे जैसे और लोग आते गए वो और पास में पीछे 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 खिसकते इनके गाँवों तक आ गए। ग्रेजुअली मूव्ड नियर द विलेजेस एंड यूज्ड आयरन टूल्स टू कट फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होंगे क्योंकि ये लोग तो ट्राइबल पीपल हैं और ज़्यादा खेती ये लोग करते नहीं हैं। तो यहाँ पर थे तो चलो थोड़े बहुत पेड़ काटे, फिर और लोग आए, फिर और पेड़ काटे, फिर और पेड़ काटे, फिर और पेड़ काटे। तो ये पेड़ और फॉरेस्ट वगैरह इनको क्लियर करते जाते थे और ग्रेजुअली विलेजेस के पास में शिफ्ट होते गए। यूरोपियंस कट द फॉरेस्ट डाउन एंड रिप्लेस्ड बाय द कॉर्नफील्ड्स। एक तो उन्होंने वहाँ पे घर बनाया और वहाँ पर उनको सर्वाइवल के लिए भी कुछ चाहिए, तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े कॉर्न के फार्म्स भी एस्टेब्लिश किए। जो नेटिव लोग थे ना वो फॉरेस्ट को अच्छी तरीके से समझते थे। लाइक जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होती थी यूरोपियंस को, वो चीज़ें उन नेटिव्स को दिखाई दे रही होती थी। लाइक फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो यूरोपियंस को नहीं समझ में आती थी, एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड की, इससे कोई ट्रेड करी जा सकती है। बट नेटिव उसको सेक्रेड समझते थे, जो कि यूरोपियन ऐसा नहीं समझा करते थे। उनके लिए वो सिर्फ एक फॉरेस्ट है जो बाधा बन रही है कि वो वहाँ पर फार्मिंग नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने काट के उसको फार्मिंग के लिए बड़े बड़े कॉर्नफील्ड्स भी बना दिए। यहीं पे एक जेफरसन है। जेफरसन का व्यू क्या है इसको लोगों के लिए? वो जेफरसन यूरोपीय जो अमेरिका है उसको कैसे देखते थे कि ये एक यूरोपियन की कंट्री है जिसमें हर किसी के पास में फार्म्स हैं, ऐसा सोचते थे कौन? जेफरसन। बट जो नेटिव लोग हैं वो खुद के नीड्स के उतना ही क्या है क्रॉप उगाते थे, पर उसको बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं उगाते थे। और वो समझते थे कि जो लैंड है उसको ओन करना गलत बात है, कि हमें जो लैंड है ये हमारे नाम पे हो, ये सारी चीज़ें गलत है। वो बस खुद के
अपने वाले जितना सा पेट भर जाए उनको उतना सा ही चाहिए, तो प्रॉफिट नहीं चाहिए था। तो नेटिव्स की ये सोच थी, इस सोच के कारण जेफरसन इनको क्या समझते थे, इनको कंसिडर करते थे वो कि ये जो नेटिव्स हैं वो अनसिविलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि वो उतना ही उगाते जितना उनको चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं उगाते प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि यूएसए का एक्सपेंशन कैसे हुआ। यहाँ पे हमने देखा था कि उनके एनकाउंटर कैसे रहे यूरोपियन के साथ में, कि वो आए ट्रेड के लिए आए थे, फिर उन्होंने उनको ट्रेड करने लगे, एक्सचेंज में कुछ सामान देने लगे, फिर आपस में वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे कि सिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, ग्रिडी है, फिर वो सेटल होने के लिए आने लग गए थे। और अब हम देखेंगे कि वो सेटल होने के लिए आने लगे तो धीरे धीरे जो एक्सपेंशन ऑफ यूएसए कैसे हुआ, यूएसए जो है आज का वो कैसे बना। देखो, यूएसए और कनाडा जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आए थे? एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी जब ख़त्म होने वाली थी, लाइक जब 17 जैसे 17 लास्ट का कुछ लाइक 1780s, इसके बाद का जो टाइम है ना, इस टाइम के आसपास क्या आए थे, ये कंट्री बननी शुरू हुई थी। अभी हम इसकी टाइमलाइन भी देखेंगे समझाने के लिए कि 18th सेंचुरी के एंड में कनाडा और जो यूएसए वो एग्जिस्टेंस में आए थे। और नेक्स्ट 100 सालों के अंदर, यानी 18th सेंचुरी के एंड तक उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी टेरिटरी को इतना एक्सटेंड कर दिया था कि अपनी प्रेजेंट अभी जैसी कनाडा और यूएसए है, इनकी जो साइज़ है वो दिखने को मिलती है। मतलब पहले इतने बड़े नहीं थे, पहले जब वो बने ही थे दे ऑक्यूपाइड अ वेरी लेस स्पेस एज कम्पेयर टू नाउ, बट 100 सालों के बाद में उन्होंने अपना कंट्रोल है टेरिटरीज़ के ऊपर एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज टू रीच द प्रेजेंट साइज़। और ये इन्होंने कैसे किया? पहले तो इन्होंने ज़मीनें खरीदी, दूसरी लड़ाई करके। ज़मीनें कौन कौन सी खरीदी? बाय परचेज, जैसे बहुत सारे यूरोपियंस थे। तो क्या हुआ, स्पेशली अभी यहाँ पे ब्रिटिश की बात हो, ब्रिटिश लोग जो हैं उनकी बात हो रही है। तो इन्होंने एक तो साउथ की जो जगह थी, जैसे ये यूएसए है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, ये मैक्सिको हो गया। तो इसमें ये जो साउथ वाली जगह है ना, ये जो जगह है वो जगह इन्होंने खरीदी थी किससे? फ्रांस से। स्पेशली लुसियानिया नाम की जो जगह है, लुइसियाना, वो, और जो अलास्का है, जो यहाँ पे एक अलास्का है, वो उन्होंने ख़रीदा था किससे? रशिया से। सिमिलरली इन्होंने दो जगह तो खरीद ली, साउथ की जो लैंड थी वो फ्रांस से खरीदी है, मतलब साउथ में कुछ ज़मीनें इन्होंने फ्रांस से खरीदी है, ऐसा नहीं है पूरा साउथ ही फ्रांस से खरीदा है, बट साउथ की जो ज़मीन है कुछ कुछ वो उन्होंने फ्रांस से खरीदी है, और अलास्का खरीदा है रशिया से। फिर उन्होंने कुछ लड़ाइयाँ भी करी है, जो नेटिव लोग थे या जो मेक्सिको के जो लोग थे, जो एम्पायर्स वगैरह थे, उनसे वो लोग लड़े और वो ज़मीनें ले ली। मच ऑफ द सदर्न यूएसए वॉन फ्रॉम मेक्सिको। जो सदर्न यूएसए है ये वाला, ये ज़्यादातर मेक्सिको के साथ में लड़ाई हुई है और फिर जीता गया है। तो क्या हुआ? वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ यूएसए वॉज अ शिफ्टिंग वन। अब क्या हुआ, इन्होंने देखो, एक तो अलास्का ले लिया, ये कनाडा आ गया, एंड देन ये यूएसए। अब ऐसा नहीं है कि इनके पास में ये वेस्ट वाली ज़मीन भी थी, उन्होंने साउथ वाली कुछ मैक्सिको से ले ली, कुछ फ्रांस से ले ली, लेकिन ये जो वेस्टर्न फ्रंटियर है ना, कि वेस्टर्न बॉर्डर कौन सी है इनकी, तो वेस्टर्न बॉर्डर फिक्स्ड नहीं थी, अभी भी ये शिफ्ट हो रही थी। मतलब जैसे ये वेस्टर्न बॉर्डर है, ये वाली वेस्टर्न बॉर्डर है इस तरफ, तो परमानेंट नहीं है, ये कुछ टाइम बाद में यहाँ पे बन जाती थी, ये जब लोग आगे खिसक जाते थे, देन यहाँ पे देन फाइनली वो लास्ट में पैसिफिक ओशन तक आ गई। तो वो शिफ्टिंग थी, परमानेंट नहीं थे। यूएसए एज इट मूव्ड, नेटिव्स वर ऑल्सो फोर्स्ड टू मूव। देखो, जैसे जैसे इनकी फिक्स नहीं थी तो ये वेस्टर्न फ्रंटियर आगे आगे खिसक रहा था, जैसे जैसे आगे खिसक रहा था यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, और ये अब यहाँ तक इनको फ्रंटियर बनाना है, तो ये यहाँ पे जो लोग रह रहे थे ना, इनको भी फोर्स करते थे कि तुम और आगे जाओ, लेकिन दे डिड नॉट आस्क द कंसेंट ऑफ नेटिव्स लिविंग देयर। इन्होंने परचेज कर ली, खरीद ली, लड़ाई कर ली, इनको इधर खिसका दिया, लेकिन फिर भी जिन लोगों की ओरिजिनली ये लैंड हुआ करती थी, उन्होंने उन नेटिव से इन्होंने कोई भी कंसेंट नहीं लिया, उनसे कोई परमिशन नहीं मांगी कि क्या हम उधर बढ़ जाएं या कुछ नहीं, उन्होंने आए खुद के तरीके से किया और उनको धकेल दिया उस तरफ।
लैंडस्केप ऑफ अमेरिका चेंज इन 19th सेंचुरी। अमेरिका का जो लैंडस्केप है वो 19th सेंचुरी में काफ़ी चेंज हुआ। देखो 18th सेंचुरी के एंड तक हमने बोला था कि वो एग्जिस्टेंस में आया था, एंड 19th सेंचुरी के एंड तक जाते जाते वो प्रेजेंट फॉर्म में आ गया था। तो ऑब्वियसली 19th सेंचुरी में बहुत चेंजेस आए थे। देखो कुछ चेंजेस तो अपन ने यहाँ पे देखे कि उन्होंने परचेज करी थी लैंड, बाय वॉर खरीद ली, नेटिव्स को खदेड़ते गए थे वेस्ट की तरफ, और नेटिव से कोई परमिशन वगैरह नहीं मांगी थी। बट शुरुआत में जो ट्रेडर्स आए थे, फिर थोड़े बहुत सेटलर्स आए थे, तो उन्होंने इतना सारा काम कैसे कर दिया। तो अभी हम देखेंगे कि अमेरिका में और क्या चीज़ हुई थी जिसने कि 19th सेंचुरी के अंदर अमेरिका का लैंडस्केप चेंज हो गया, और ये चेंज होने के कॉजेज़ क्या थे। यूरोपियन जो फर्स्ट कॉज क्या था कि ये जो यूरोपियन फैमिलीज़ थी, उनके जो छोटे बेटे हुआ करते थे, उनको क्या होता था कि जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें इनहेरिटेंस नहीं मिलती थी, वो उसका हकदार नहीं हुआ करते थे, बड़े बेटे को मिल जाती थी। तो जो छोटा वाला बेटा है उसके वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर पाता था। बट ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि उनके पास में प्रॉपर्टी हो, दे वर ईगर टू ओन देयर ओन लैंड। तो इस चक्कर में वो दे मूव्ड इन अमेरिका। दूसरा कि जो इमिग्रेंट्स आए थे, यानी जो बाहर के देशों से आए थे इमिग्रेंट्स, जैसे कि जर्मनी से, स्वीडन से, इटली से, इन लोगों ने क्या किया था, ये जो इन 3 कंट्री से जो लोग आए थे, जो इमिग्रेंट्स थे इन कंट्री से, उन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों की क्या हुआ करती थी, वहाँ पे छोटी छोटी ज़मीन हुआ करती थी। बट ये जो छोटी छोटी ज़मीन थी, ये इन्होंने बड़े जो फार्मर्स थे जर्मनी, स्वीडन और इटली के, उनको दे दी। मतलब उन्होंने, बड़े फार्मर्स ने उनसे ले ली, तो उनके पास में उनकी ज़मीनें छिन गई, तो उनके खुद के पास में कोई ज़मीन नहीं थी। बट ये भी चाहते थे कि इनके फार्म्स हों जो वो खुद खरीद सकते हैं, जो उनके खुद के नाम पे हो। तो ये भी हमारे कहा गए। नेक्स्ट कम्स की जो पोलैंड के लोग थे, पोलैंड के जो लोग थे वो स्टेपीज को अपनी होमलैंड मानते थे, बट वो भी वैसे ही उनसे छिन जाती है। तो फिर जब वो अमेरिका आते हैं तो वो जो प्रेरी वाली जो क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, वो ग्रासलैंड उनको अपनी होमलैंड स्टेपीज की याद दिलाते हैं। इसीलिए पोलैंड वालों ने भी प्रेरीज के अंदर क्या किया, बड़े बड़े फार्म्स वगैरह बनाए खुद के लिए। तो ऐसे क्या हुआ, और लोग आए। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से और लोग आए। और ये जो लोग आए, इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, इनका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि इन्होंने बहुत सारी ज़मीनों को क्लियर करा, यानी जहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करते थे उन फॉरेस्ट को इन्होंने कट किया। कट करके वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए फार्म्स बना दिए। दे डेवलप्ड एग्रीकल्चर। और कौन कौन से क्रॉप्स उगाया करते थे, जैसे कि राइस और कॉटन। अब बात है कि राइस और कॉटन ये क्यों उगाते हैं। देखो, इनको ट्रेड करनी थी, इनको बहुत जल्दी ना अमीर बनना था। अब यूरोपियन जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री ठंडी जगह है, तो वो जो ठंडी जगह ना, वहाँ पे कॉटन और राइस उग नहीं सकते। बट लोगों को पसंद तो है खाना, उन्हें कॉटन के कपड़े पहनना तो पसंद है, तो वो क्रॉप्स उगाते थे जैसे कि राइस और कॉटन, विच कुड नॉट बी ग्रोन इन यूरोप एंड कैन बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट टू प्रोटेक्ट। अब उन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बना दिए और जंगल उन्होंने क्लियर करे थे, तो ऑब्वियसली जो जंगली जानवर है वो आएंगे उस फार्म्स के अंदर, उन्होंने उनकी जगह पे वो रह रहे हैं, लाइक, तो वो आएंगे ही वहीं पे। तो अपने जो फार्म्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे वुल्स और जो माउंटेन लॉयंस थे उनकी हंटिंग करी। इस कदर हंटिंग करी कि इनको एक्सटेंड कर दिया, वो जो जगह थी वहाँ से एकदम ख़त्म तक कर चुके हैं ये लोग। और ये तब जाके रुके, इनको तब साहस आई राहत की, जब बार्ब्ड वायर जो थे उसका इन्वेंशन हो गया था। लाइक अपने खेत के चारों तरफ ये लोग वायर लगा सकते थे और अब जंगली जानवर यहाँ पे नहीं आएंगे। और बार्ब्ड वायर का इन्वेंशन कब हुआ था, 1873 के अंदर। अब हम देखेंगे यूएसए में जो स्लेवरी है उसका कैसा सिस्टम था। स्लेवरी की ज़रूरत क्या पड़ी, सबसे पहले तो हम देखते हैं। आई होप कि सबको पता है स्लेव्स क्या होते हैं। उसकी ज़रूरत ये पड़ी कि देखो, यूरोपियंस की खुद की कंट्री कैसी थी, वो कोल्ड रीजन है, वो टेम्परेट रीजन है, लाइक टेम्परेट रीजन के अंदर थे वो लोग। अब वो लोग अमेरिका में आए। नॉर्दर्न अमेरिका के जो सदर्न जो हिस्सा है, उस सदर्न हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। क्लाइमेट वॉज टू हॉट फॉर यूरोपियंस इन द सदर्न रीजन। अब उनके लिए बहुत ज़्यादा गर्म है, वो उसको सहन नहीं कर सकते, तो वो किसी दूसरे लोगों को लेकर आएंगे जो वहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा दिखा कि ये जो नेटिव लोग हैं इनको ही
लेकर आओ यहाँ पर कि ये जो नेटिव लोग हैं यही काम करेंगे। उन्होंने नेटिव लोगों से काम करवाया बहुत सारा पर ये जो नेटिव लोग थे, मतलब इन्होंने नेटिव लोगों को ही बंदे बनाया कि तुम काम करोगे, बहुत हार्श कंडीशंस के अंदर इनसे काम करवाते थे। बट ये जो नेटिव लोग थे ये बहुत बड़ी मात्रा में मारे गए थे उस टाइम पे, मतलब मर गए थे ये इस हार्श कंडीशन में रहने के लिए। मतलब उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा ना कि विद इन जस्ट 1-2 जनरेशन के पहले आराम से शांति से ये लोग जंगल में रह रहे थे, अचानक से ही क्या हो गया है इनको, और साथ में बहुत सारी बीमारियां आई और हार्श कंडीशंस हुआ करती थी, आराम करने का टाइम वगैरह नहीं दिया जाता था। तो ऐसे क्या हुआ, ये जो नेटिव लोग थे ना, कुछ उनसे झगड़ा करने के लिए आप मार दिए गए और ऐसे दे डाइड इन ए लार्ज नंबर। तो अब इनके पास में एक ही ऑप्शन बचता था कि ये नेटिव्स को भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं और खुद भी काम नहीं कर पा रहे, तो उनके पास में एक ही ऑप्शन बचता था कि किसी दूसरी कंट्री से स्लेव लेकर आओ। तो स्लेव कहाँ से लेकर आए ये लोग? अफ्रीका से दे बॉट स्लेव्स। अब क्या है, अभी मैंने बोला था कि सर्दर्न रीजन के अंदर ये क्लाइमेट हॉट था, नॉर्दर्न के अंदर ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो ग्रुप्स थे, बहुत सारे एंटी स्लेवरी जो ग्रुप्स थे, मतलब जो चाहते थे कि स्लेवरी ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन प्रैक्टिस है कि कोई किसी का गुलाम है, गुलामी नहीं रहे किसी की। तो वो प्रोटेस्ट किया करते थे। कौन से ग्रुप? एंटी स्लेवरी ग्रुप्स। ताकि, और इनके प्रोटेस्ट के चक्कर में क्या हुआ, जो स्लेव ट्रेड थी ना उसको बैन कर दिया गया। अब यहाँ पे यूरोप में स्लेव्स खरीदे नहीं जा सकते थे, ना बेचे जा सकते थे। खरीदे बेचे नहीं जा सकते थे, यानी ट्रेड नहीं हुआ करती थी, सेल और बाई जो चीज़ है वो नहीं हुआ करती। पर जो एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्टिंग स्लेव्स हैं, जो ऑलरेडी स्लेव्स हैं, उन स्लेव्स का क्या? देखो, उन स्लेव्स का ये है कि जो ऑलरेडी जो अफ्रीका से जो स्लेव्स लेकर आए थे वो स्लेव्स ही रहे, और उनके बच्चे भी बाद में स्लेव्स ही रहे उन लोगों के। नए नहीं कर सकते थे, पर जो ऑलरेडी थे और उनके बच्चे वगैरह जो थे वो स्लेव्स ही चलते रहे। फिर क्या हुआ, नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे, नॉर्दर्न स्टेट्स की जो इकनॉमी है वो प्लांटेशन पे डिपेंड नहीं किया करती थी। द इकनॉमी नॉट डिपेंडेंट ऑन प्लांटेशंस, किसकी? नॉर्दर्न स्टेट्स की। और प्लांटेशन पे डिपेंड नहीं करती थी तो उनको स्लेवरी पे भी डिपेंड नहीं करती थी। इनको स्लेवरी रखनी क्यों पड़ी? क्योंकि एग्रीकल्चर का और प्लांटेशंस का काम करने के लिए इनको चाहिए था, वो जगह बहुत ज़्यादा हॉट थी तो इनको स्लेव्स चाहिए थे। बट इनके ये तो प्लांटेशन कर ही नहीं रहे तो उनको ज़रूरत भी नहीं है स्लेव्स की। तो ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स के जो लोग थे वो आर्ग्यू करते थे कि स्लेवरी है ना उसको एकदम ख़त्म करो। आपने ट्रेड तो ख़त्म कर दी, बट जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ऑलरेडी स्लेव्स हैं उनका क्या, उसको भी ख़त्म करो आप। तो दे आर्ग्यू टू एंड इट एज इट वॉज इनह्यूमेन, मतलब कि बहुत इनह्यूमेन कंडीशन थी एक इंसान के साथ में, ना तो ऐसा होना चाहिए ना किसी दूसरे इंसान को करना चाहिए। ये मनुष्यता जो चीज़ है वो नहीं है। तो इसलिए ये नॉर्दर्न स्टेट्स बोलते थे कि हटाओ। बट साउदर्न स्टेट्स में ऑलरेडी अपोजिट था, उनके प्लांटेशन थे तो उन्हें स्लेवरी चाहिए थी। तो आपस में इन लोगों का क्लैश हुआ और हुआ क्या, सिविल वॉर। कब? 1861 से 1865 के बीच में हुआ इनके क्या, सिविल वॉर बिटवीन स्टेट्स रिगार्डिंग स्लेवरी। और इस सिविल वॉर का रिजल्ट क्या निकल के आया कि स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। अब जो ये जो एग्जिस्टिंग स्लेव्स थे ना वो भी अब क्या हैं, स्लेव्स नहीं है, दे आर फ्री पीपल। इन 20th सेंचुरी अफ्रीकन अमेरिकन्स वॉन बैटल फॉर सिविल लिबर्टीज। देखो, अब इनको फ्री तो कर दिया है, बट उनके दिमाग में एक भी अभी चीज़ है कि ये तो स्लेव्स हुआ करते थे तो उनको अभी भी सेम ट्रीटमेंट नहीं देते थे। वो लोग क्या करते थे, सेग्रीगेट किया करते थे कि ब्लैक एंड वाइट्स वाली चीज़ आ जाती थी कि तुम काले हो हम गोरे हैं, और जो ब्लैक लोग हैं वो नहीं, इतनी सारी चीज़ें उनको नहीं मिलनी चाहिए, वो हमें छूने नहीं चाहिए। और ऐसी वाली जो चीज़ थी ना, वो इक्वालिटी वाली जो चीज़ थी वो नहीं थी, इनको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, इनके साथ में अभी भी ख़राब व्यवहार होता था। इसके अलावा ये फ्री थे बट ये सेम ट्रीटमेंट इनको नहीं मिला करता था, इनको कोई लिबर्टी नहीं थी कुछ करने की। तो इसके लिए क्या हुआ, ये जो लोग थे अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे, अफ्रीका के जो लोग जो अमेरिका में आके फिर अमेरिकन्स बन गए थे, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन करके जो फैमिलीज़ हुआ करती थी, उन लोगों ने 20th सेंचुरी के अंदर बैटल लड़ा। यानी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशंस करी, डिबेट्स करी और अपनी बैटल जीत ली। किसके लिए? सिविल लिबर्टीज़ के लिए। तो भले ही
1861 से 65 के बीच में हो रहे सिविल वॉर की वजह से ये स्लेवरी से फ्री हो गए थे, स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी, बट इनको अभी भी सिविल लिबर्टीज़ नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने 20th सेंचुरी के अंदर सिविल लिबर्टीज़ का अपना बैटल जीता, और अब जाके ख़त्म हुआ यहाँ पर काले और गोरों का जो सेग्रीगेशन था स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट के बीच में वो। कनाडा में सिमिलरली क्या हो रहा था 1763 के अंदर, अभी हम यूएसए का एक्सपेंशन देख रहे हैं, राइट, और फिर हमने यूएसए में स्लेवरी जो थी वो चीज़ देखी। अब देखेंगे कि ये जो सिमिलर टाइम था जब यूएसए में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तब कनाडा में क्या हो रहा था। देखो कनाडा में चीज़ ये हो रही थी कि कनाडा वाली जो जगह है वो किसकी है, ये जगह है ना वो किसकी है। इस जगह के लिए फ्रांस के बीच में और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हो रही थी। इसको ब्रिटेन ने जीत लिया था कब, 1763 के अंदर, फ्रांस से एक लड़ाई के बाद में। इन 1763 कनाडा वॉज वॉन बाय ब्रिटिश फ्रॉम फ्रांस आफ्टर द वॉर। लेकिन जीत लिया, बट अभी भी वहाँ पे फ्रेंच लोग रह रहे हैं। ऑब्वियसली वो कोई चीज़ें जिनको अपोज करेंगे वो ब्रिटिश सरकार के अंडर नहीं रहेंगे। तो ये जो फ्रेंच सेटलर्स थे, जो फ्रेंच लोग जो वहाँ पे सेटल हो गए थे कनाडा में, वो डिमांड करते थे कि उनको एक ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेटस मिले। मतलब कि जो कनाडा वाली जो जगह है ना वो ब्रिटिश के बीच में नहीं आए, उनको फ्रेंच जो लोग हैं उनको एक ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेटस मिल जाए जिसमें वो खुद की मर्ज़ी से काम कर सके, उनको ब्रिटेन के अंदर में काम करने की ज़रूरत ना हो। तो वो एक ऐसा ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेटस चाहते थे खुद के लिए। फिर 1867 में ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद में कनाडा बिकेम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स। मतलब अब वो खुद की जो चीज़ें हैं उसकी खुद की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो खुद ही पार्ट ले सकते हैं, बाहर वाले जो लोग हैं वो नहीं पार्ट ले सकते। वो खुद अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह वो बना सकते हैं। तो अब वो क्या है, एक ऑटोनोमस स्टेट बन गया था। क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। अब हमने एक्सपेंशन देख लिया और स्लेव ट्रेड देख ली। एक्सपेंशन किसकी, मतलब एक्सपेंशन हुआ कैसे है वहाँ पे। एक्सपेंशन हुआ है क्योंकि जो नेटिव लोग रहते थे उनको दूसरी तरफ वेस्टर्न साइड में धकेल दिया गया था। तो हम देखेंगे कि जो नेटिव लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीन को कैसे खोया इन डिटेल। देखो जैसे जैसे सेटलमेंट था वो एक्सपेंड होता गया, वैसे वैसे जो नेटिव लोग थे दे वर फोर्स्ड टू मूव। अब किस किस तरीके से उनको फोर्स किया जाता था। एक तो उनको बोल दिया जाता था कि उनसे ट्रीटी साइन करवा ली जाती थी कि हम ये जो ज़मीन है आपसे ख़रीद रहे हैं और आपको इतने पैसे देंगे, बाय मेकिंग देम सेल देयर लैंड, साइनिंग ट्रीटीज़। अब जो ऐसे बोल देते थे उनसे ट्रीटी वो साइन करवा लेते थे, लेकिन क्या करते थे, जो प्राइस वो उनको देते थे ना वो बहुत कम होती थी। प्राइस पेड वो वेरी लो, एक तो कम प्राइस देते थे। दूसरी क्या करते थे, ये जो अमेरिकन्स थे, अमेरिकन्स अब कौन लोग हो गए, देखो नेटिव्स वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी अमेरिका के ऑलरेडी जो पुराने जो लोग थे वो थे। अमेरिकन्स वो लोग हो गए हैं जो कि यूरोप से आए थे। तो वो जो यूरोपियन जो अमेरिकन लोग हैं, जो नए अमेरिकन लोग हैं, वो इन नेटिव से चीटिंग भी किया करते थे। कैसे, वो बोलते थे कि आपको इतनी ज़मीन देनी है और हम आपको इतने पैसे देंगे, बट वो करते क्या थे, जितनी ज़मीन की बात हुई थी या तो उससे ज़्यादा ज़मीन ले लेते थे, या जितने पैसों की बात हुई थी उससे कम पैसे वो उसको दिया करते थे। तो वो ऐसे चीटिंग भी किया करते थे। और दूसरा तरीका फोर्स्ड टू मूव में क्या हो गया कि ज़बरदस्ती उनको धकेल दिया गया, उधर कोई ट्रीटीज़ वगैरह कुछ भी साइन नहीं करवाई गई है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं जॉर्जिया जो स्टेट है यूएसए का, उसका। जॉर्जिया में क्या हुआ, चेरोकी ट्राइब थी। मतलब जो नेटिव लोग थे उनमें एक ट्राइब थी जिसका नाम क्या था, चेरोकी। ये जो चेरोकी ट्राइब थी इट वाज गवर्न बाय द स्टेट लॉज। जॉर्जिया का जो स्टेट था उसके जो नियम कानून थे, जॉर्जिया में जो लोग सब लोग रह रहे हैं उनके लिए वो कानून लागू हुए थे। तो जो चेरोकी ट्राइब थी ना, इसको भी गवर्न कौन करते थे, यही स्टेट लॉज गवर्न किया करते थे। मतलब इनको स्टेट लॉज गवर्न कर रहे हैं, बट ये जो चेरोकी ट्राइब है इनको राइट्स ऑफ सिटीजन्स नहीं दिए गए थे। मतलब इनको गवर्न तो जॉर्जिया की सरकार कर रही है स्टेट लॉज के थ्रू, बट इन चेरोकी ट्राइब्स के लोगों को सिटीजन्स नहीं माना गया है। इनको सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं वो इनको नहीं दिए जाते थे।
ऑल दो ये जो चेरोकी लोग थे, चेरोकी टाइप के जो लोग थे, इन्होंने इंग्लिश भी सीखने की कोशिश करी, इन्होंने इंग्लिश सीखी, इन्होंने अमेरिकन तरीका है लाइफ जीने का, जो मॉडर्न तरीका है उसको भी इन्होंने समझा। स्टिल उनको राइट्स ऑफ सिटीजन्स नहीं दिए गए थे और ये स्टेट लॉज के द्वारा गवर्न हुआ करते थे। अब इसके ऊपर 1832 में यूएस के चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल, उन्होंने एक जजमेंट पास किया। मतलब जो यूएसए का जो चीफ जस्टिस है, जो जॉन मार्शल, उन्होंने 1832 में जॉर्जिया के ये जो चेरोकी ट्राइब के लोग हैं इनकी ये कंडीशन देखते हुए एक जजमेंट पास किया। वो जजमेंट क्या था? वो ये था कि ये जो चेरोकी है, चेरोकीज़ हैं, चेरोकीज़ लोग जो हैं, ये एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, ये एक अलग कम्युनिटी है और ये अपनी खुद की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रही है, जहाँ पे जो जॉर्जिया के लॉज है ना उनका कोई फोर्स नहीं है। क्या? पहला पॉइंट ये था कि वो एक अपनी खुद की एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है। क्या? चेरोकीज़ इज़ अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इन इटसेल्फ। दूसरे के जो चेरोकीज़ है ना, चेरोकीज़ ऑक्यूपाइंग इट्स ओन टेरिटरी। मतलब जो चेरोकीज़ है वो उनकी खुद की लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनकी खुद की जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और वो जो उनकी टेरिटरी, उनकी ओन टेरिटरी, उनकी जो टेरिटरी है ना, वहाँ पे जॉर्जिया के जो स्टेट लॉज है ना उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता उनके ऊपर। मतलब चेरोकीज़ खुद के तरीके से अपनी ज़िंदगी है ना उसको जिएंगे और उन चेरोकी जो लोग हैं उनको अपने लिए अपने कुछ मैटर्स के अंदर जो थे, मतलब जो उस पूरे जॉर्जिया को हार्म नहीं कर रहे हो, ऐसे जो मैटर्स हुआ करते थे उन मैटर्स के अंदर उनको क्या थी? सवरैनिटी थी। मतलब वो उसमें अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे। तीन चीज़ बोली थी क्या? कि कुछ मैटर्स में उनको सवरैनिटी है, वो एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, और वो जो अपनी खुद की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं वहाँ पर जॉर्जिया के जो लॉज है उनका कोई फोर्स नहीं है। तो जो चीफ जस्टिस जॉन मार्शल थे उन्होंने तो 1832 में ये जो जजमेंट था वो पास कर दिया। बट तब जो प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने इनकी ये जो बात थी, चीफ जस्टिस की जो बात थी, इनका ये जजमेंट को दे रिफ्यूज टू ऑनर, मना कर दिया। और उन्होंने क्या किया? यूएस आर्मी थी उनको ऑर्डर किया कि ये जो चेरोकीज है ना, इनको इनकी जो लैंड है, ये इनकी जो टेरिटरी उससे बाहर धकेल दो, खदेड़ दो इनको बाहर। और कहाँ पे खदेड़ना है? ग्रेट अमेरिकन जो डेजर्ट है उसमें। मतलब जॉर्जिया से बिल्कुल वेस्टर्न साइड की तरफ जो ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट है उसमें इन लोगों को खदेड़ दो इनकी खुद की ज़मीन से। तो यूएस आर्मी ने एंड्रयू जैक्सन के थ्रू कितने लोगों को? 15,000 लोगों को दे वर फोर्स्ड टू गो। इन 15,000 लोगों में से अ क्वार्टर डाइड अलोंग द ट्रेल ऑफ टीयर्स। मतलब जब ये लोग जॉर्जिया से द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट जा रहे थे, ये जो 15,000 लोग जा रहे थे, इनमें से क्वार्टर लोग, मतलब इनका 1/4 जो पार्ट था वो लोग है ना जाते जाते इन रास्ते में मर गए। और इस रास्ते को जब जा रहे थे तो इनको क्या बोलते हैं? ट्रेल ऑफ टीयर्स बोलते हैं। इनका जो ये पूरा प्रोसेस है ना कि जा रहे थे, जाते जाते लोग, मतलब इनमें से बहुत से लोग हैं ये मर रहे थे, इनको खदेड़ा गया था इनकी खुद की जगह से। तो ये जो जगह है, ये जो चीज़ है, इसको क्या बोला जाता है? ट्रेल ऑफ टीयर्स। ये इतनी जो जॉर्जिया से ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट तक की जगह है, यहाँ पर 15,000 लोगों को धकेड़ा गया था, बट अ क्वार्टर ऑफ देम डाइड अलोंग द ट्रेल ऑफ टीयर्स। इस जगह पे ये लोग मर गए थे, कितने? अ क्वार्टर। पर अभी भी इनको शर्म नहीं थी। लाइक इन्होंने इतना सब कुछ किया, स्टिल ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या जस्टिफिकेशन देते थे कि हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसके लिए ये लोग जस्टिफिकेशन ये देते थे कि ये जो नेटिव लोग हैं ना, दे डू नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई द लैंड। अब इनसे पूछा जाए कि वाई डज दे नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई द लैंड, तो ये बोलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ खुद के खाने के लिए ही करते, उस लैंड का जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते, दे डिड नॉट यूज इट टू द मैक्सिमम। इनको ये लोग लेजी बोला करते थे। एक पॉइंट तो कि ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, दूसरा पॉइंट कि ये लेजी है। अब लेजी क्यों है? लेजी इसलिए क्योंकि इनके जो क्राफ्ट की जो स्किल्स है, जो हमने बोला था कि ये बहुत सा अच्छी टेक्सटाइल को वूव करते थे, बनाते थे, तो इनकी जो क्राफ्ट स्किल है ना, ये मार्केट में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए लोग इसको काम में नहीं ले रहे हैं।
इसलिए ये लेज़ी हैं, इनको बस खुद का काम भी करना है और काम इनको करना नहीं है, इसलिए ये लोग लेज़ी है। मार्केट के लिए पैसा कमाने के लिए ये लोग नहीं बेच रहे। दूसरी चीज़ कि इतने लेज़ी हैं कि ये इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करें और ना ही सही ढंग से कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। बट हमने देखा था कि चेरोकीज ने इंग्लिश को और अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को समझने की पूरी कोशिश करी थी, बट इनका कहना ये था कि ये लेज़ी है। क्यों? क्योंकि क्राफ्ट स्किल को मार्केट गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए काम में नहीं ले रहे, इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं और सही ढंग से कपड़े नहीं पहन रहे, इसीलिए दे डिज़र्व टू डाई। लाइक दिस इज सच अ बिग स्टेटमेंट टू से दैट दीज पीपल डिज़र्व टू डाई। एक फ्रेंच मैन आए थे, मतलब वो फ्रेंच का कोई इंसान था जो वहाँ पे विज़िट कर रहा था उन लोगों को। तो वो जो फ्रेंच मैन था उसने ऐसे कहा है कि प्रिमिटिव मैन विल डिसअपियर विद द प्रिमिटिव एनिमल। मतलब जो बाइसन जो था, बाइसन जो एनिमल था उसका बहुत शिकार हो रहा था इस टाइम पे। तो ये जो फ्रेंच मैन था इसने कहा कि जैसे ये प्रिमिटिव बाइसन है, ये प्रिमिटिव जो एनिमल है, या जैसे जैसे इसको एक्सटेंड करा है लोगों ने, वैसे ही जो प्रिमिटिव मैन है वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। मतलब जो पुराने ज़माने के जो जानवर थे, जैसे बड़े बड़े मैमथ हुआ करते थे पहले, धीरे धीरे फिर वो जैसे जैसे एक्सटेंट हो गए ना, वैसे ही ये जो नेटिव लोग हैं, पुराने लोग हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। अब इनके ये सब करने से इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो नेटिव्स हैं उनको बिल्कुल वेस्ट में पुश कर दिया गया, बिल्कुल वेस्ट के अंदर ऑफ। और एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार पुश कर दिया तो ठीक है अब ये यहाँ पे रह सकते हैं, वो बार बार एक बार यहाँ पे सेटल हो गए ये लोग, फिर इनको यहाँ पे दिख गया अमेरिकन्स को कि भाई यहाँ पर तो कोई अच्छे मिनरल मिल रहे हैं या कोई ऑयल सोर्स है, तो इनको और बोला कि और इधर जाओ, फिर ये वापस इधर होंगे, फिर यहाँ पर इनको कुछ मिल गया तो वापस इधर खिसकाएंगे, एंड दे वर ऑफन मूव्ड अगेन इफ फाउंड एनी मिनरल देयर। दे वर फोर्स्ड टू शेयर लैंड विद अदर ट्राइब्स। लाइक किसी भी ट्राइब को मंजूर नहीं होगी कि वो खुद की जो लैंड है वो किसी दूसरे ट्राइब के साथ में भी शेयर करे। लाइक आपको बोले कि आपका जो घर है आप किसी दूसरे परिवार के साथ में शेयर करो। सिमिलरली ऐसे ही इनको फोर्स किया गया कि ये जो अपनी शेयर ऑफ लैंड जो इन्हें मिली है ये दूसरी ट्राइब के साथ में भी शेयर करे। अब ऐसा होगा तो उन दोनों ट्राइब्स के बीच में क्या होगा? लड़ाई होगी, क्वेरल्स होंगे उनके बीच में। और ये जो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी जो ट्राइब थी, इनको छोटे छोटे एरिया के अंदर लॉक कर दिया गया, नॉट इन द सेंस कि जेल में लॉक करके रख दिया गया है, बट जैसे इतना एरिया है, इस एरिया में इन्होंने जितना सस्टेन कर सकते हैं उससे ज़्यादा लोगों को इस छोटे से एरिया के अंदर, ट्राइब्स को यहाँ पर रहने के लिए जगह दी थी कि आप यहाँ पे रहो, यहाँ पे अपना जो उगाना है वो उगाओ। और इन जगहों को उन्होंने क्या कहा? रिजर्वेशंस। बट ये जो नेटिव्स थे दे डिड नॉट गिव अप विदाउट फाइट। इन्होंने लड़ाई के बिना गिव अप नहीं किया, इन्होंने पूरा जोर लगाया कि ऐसा इनको और ज़्यादा इधर वेस्ट में पुश नहीं किया जाए। बट यूएस आर्मी ने यूएसए के अंदर ऐसे बहुत सारे रिबेलियंस को क्रश किया था बिटवीन 1865 टू 1890। एंड सिमिलरली कनाडा के अंदर भी ऐसे जो आर्म्ड रिवॉल्ट्स हुए थे, मेटीज जो लोग थे उन्होंने करे थे 1869 से 1885 के बीच में। अब गोल्ड रश क्या है? द गोल्ड रश 1840 में ट्रेसेस ऑफ गोल्ड वाज फाउंड इन यूएसए, कैलिफोर्निया। अब जब यूरोपियन के जो लोग थे, यूरोप में जो लोग रह रहे थे, उनको पता चला कि भाई यूएसए में कैलिफोर्निया नाम की जो जगह है ना वहाँ पे गोल्ड मिला है, तो जल्दी जल्दी बहुत सारे लोग वहाँ से भाग के आए अमीर बनने की चाह में। तो ये जो चीज़ थी ना, ये जो प्रोसेस था, इसको बोलते हैं गोल्ड रश। मतलब गोल्ड मिला वहाँ पे, ट्रेसेस मिले, ट्रेसेस मिलते हैं, इट लेड टू गोल्ड रश। और गोल्ड रश क्या है? व्हेन थाउजेंड्स ऑफ ईगर यूरोपियंस हरीड टू अमेरिका इन द होप ऑफ मेकिंग क्विक फॉर्च्यून, बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स। तो इस गोल्ड रश की वजह से फिर आगे क्या हुआ? व्हाट इट लेड टू, गोल्ड रश की वजह से मतलब इफेक्ट क्या पड़ा है इस गोल्ड रश का, कि गोल्ड रश के लिए बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट को एक्सेस किया जा सके आराम से, इसके लिए क्या हुआ? इस पूरे कॉन्टिनेंट में रेलवे लाइन्स जो थी आपस में बिछा दी गई थी। अब देखो, यूएस रेलवे कंप्लीटेड इन 1870। 1870s के अंदर यूएसए की जो रेलवे थी वो कंप्लीट हो गई थी, और जो कनाडा है, कनाडा की 1885 के अंदर कंप्लीट हो गई थी। एंड मैनी चाइनीज वर्कर्स वर रिक्रूटेड टू वर्क हियर। एक एंड्रयू कार्नेज थे, इन्होंने एक, ये कौन थे? ये एक ना पुअर इमिग्रेंट थे, स्कॉटलैंड नाम की जगह से ये आए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थे एक्चुअली। और ये सबसे बड़े वन ऑफ द
यूएसए के फर्स्ट रिचेस्ट मिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक बन गए थे। तो ये जो एंड्रयू थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो पुराने नेशंस हैं, यानी जो ओल्ड नेशंस है, वो एक स्नेल की गति में, जैसे स्नेल कैसे धीरे 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 चलता है, वैसे उस स्पीड में उनकी प्रोग्रेस हो रही है, उस स्पीड में वो बढ़ रहे हैं। बट जो रिपब्लिक है, यानी कि जो यूएसए है, वो एक्सप्रेस की स्पीड से भाग रहे हैं। जैसे बिजली चमकती है ना एकदम, वैसे उतनी एक्सप्रेस की स्पीड में जाता है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज देखते हैं। यूरोप के जो लोग थे, यूरोप में इंडस्ट्री का ग्रोथ कब हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होने लगा था, जब पेजेंट्स ने अपनी जो ज़मीन थी उसको लूज़ कर दिया था। लाइक बड़े बड़े ज़मींदारों से उन्होंने उन ज़मींदारों ने उनकी ज़मीनें ले ली थी, और ये पेजेंट्स फैक्ट्रीज़ में चले गए थे जॉब की तलाश में। बट अमेरिका में इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ का एक अलग ही कारण था। वो कारण पहला तो ये था कि गोल्ड रश की वजह से क्या हो रहा था, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी पूरे कॉन्टिनेंट में। तो बिछाई जा रही थी तो रेलवे इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना था, एक रीज़न तो ये हो गया ताकि डिस्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट कर सके। दूसरा रीज़न जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ का, वो ये है कि एग्रीकल्चर मशीनरी को बनाना था, क्योंकि हमने देखा कि बड़े बड़े फार्म्स थे यहाँ पे, बनाए थे लोगों ने खेती करने के लिए, कॉर्न फील्ड्स बनाए थे। तो लार्ज स्केल फार्मिंग ईजी हो जाए, इसके लिए एग्रीकल्चर मशीनरी को प्रोड्यूस करना था। तो बहुत ही जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियल टाउन्स बने और फैक्ट्रीज बहुत जल्दी जल्दी बनी। 1860 के इतनी जल्दी बनी कि 1860 के अंदर यूएसए एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी थी, लेकिन 1890 के अंदर वो एक लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन गई थी। लाइक विद इन 30 ईयर्स पहले तो वो एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन 30 साल बाद में वो एक लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर है दुनिया का। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, वास्ट एरियाज वो क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड टू फार्म्स। 1890 के अंदर बाइसन को एक्सटर्मिनेट कर दिया गया था, मतलब अब एक भी बाइसन नहीं बचा था 1890 के बाद में। 1892 में यूएसए कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन वॉज कम्प्लीटेड। 1892 के अंदर जो यूएसए नॉर्थ साउथ और वेस्ट की तरफ जो बढ़ता जा रहा था, स्पेशली वेस्ट फ्रंटियर जो उसका बढ़ता जा रहा था, वो अब पूरा कंप्लीट हो गया था और प्रेजेंट शेप में आ गया था। अब पैसिफिक ओशियन से लेकर अटलांटिक ओशियन तक सारे स्टेट्स हुआ करते थे और कोई भी फ्रंटियर नहीं बचा था जिसको कि अब लेफ्ट वर्ड्स पुश करना हो, क्योंकि एकदम लेफ्ट तक तो पहुंच ही गए थे। यूएसए भी अब एक क्या बन गया, इंपीरियल पावर बन गया। विद इन 10 सालों के अंदर, विद इन अ डिकेड, मतलब 1892 में ये चीज़ हुई तो 1900 तक आते आते यूएसए खुद क्या बन गया था, एक इंपीरियल पावर बन गया था। और इसने अपनी कॉलोनीज कहाँ पे बचाई थी, फिलीपींस और हवाई में। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखो, यूएसए की लोग जब यूएसए को आज़ाद किया था इन द सेंस कि जब ब्रिटेन का कंट्रोल हटाया था, जो ब्रिटिशर्स थे उनका कंट्रोल हटाया था यूएसए से, तब वो चीख चीख के बोल रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी ना, ये एक आइडेंटिटी है यूएसए की अगेंस्ट द मोनार्कीज एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। क्योंकि पुराने जो कंट्रीज थी, यानी जो ओल्ड वर्ल्ड था अभी, जैसे यूरोप, एशिया वगैरह, यहाँ पे अभी भी क्या था, मोनार्की थी या एरिस्टोक्रेट लोग थे वहाँ पे। बट यूएसए में क्या थी, डेमोक्रेसी। अब यूएसए इतना ऐसे बोलता था, बट हकीकत क्या थी, ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, जैसे कि राइट टू वोट और एक है राइट टू प्रॉपर्टी। ये तो राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ वाइट्स लोगों के लिए थे। ब्लैक्स को या अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे या नेटिव्स जो लोग थे, उनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ जो वाइट लोग थे उनके लिए ही थी। डेनियल पॉल ने 2000 के आसपास, यानी अभी 2000 में डेनियल पॉल थे, उन्होंने बोला कि जो थॉमस पेन थे, ये कौन थे, वो थे जो कि डेमोक्रेसी की बात करते थे। अमेरिकन इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी इन्होंने करी थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी इन्होंने बात करी थी डेमोक्रेसी की। तो इनको ये थॉमस पेन थे, इनको डेमोक्रेसी का आइडिया आया कहाँ से था, आइडिया इनको उन नेटिव से ही आया था। यूज इंडियंस एज मॉडल्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। थॉमस पेन का खुद का ओरिजिनल आइडिया नहीं था। दे यूज्ड इंडियंस एज मॉडल ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। इंडियंस यानी जो रेड इंडियंस थे, जिनको अभी भी उधर इंडियन बोला जा रहा है, और एक इंडियन हम लोग, क्योंकि अपने पुराने टाइम पे क्या हुआ था,
हुआ करती थी, रिपब्लिक्स हुआ करते थे। जैसे जहाँ से बुद्धा आए तो वो जो जगह थी वो रिपब्लिक थी। तो उनको आइडिया यहीं से मिला, ये कोई मॉडर्न सोसाइटी से नहीं मिला, ये जो पुरानी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी इनसे ही इनको मिला है। नेटिव अमेरिकन्स जो है इन्होंने ही दे सोड द सीड्स ऑफ डेमोक्रेसी इन मूवमेंट्स ऑफ यूरोपियंस। ये जो यूरोपियन के जो मूवमेंट है ना डेमोक्रेसी के, इनके जो सीड्स है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये नेटिव अमेरिकन जिनको इंडियंस बोला जाता है, रेड इंडियंस वगैरह, अमेरिकन इंडियंस, ये जो लोग थे इन्होंने ही ये सीड्स ग्रो किए थे डेमोक्रेसी के। इनका कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं था ये। और ये कौन सी बुक के अंदर लिखा है? द बुक वी आर नॉट सेवेजेस। ये बुक है डेनियल पॉल की, इसमें इन्होंने ये चीज़ लिखी है। विंड्स ऑफ चेंज 1920 में थिंग्स, अभी तक नेटिव्स के लिए कोई चीज़ें बदली नहीं थी। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक सर्वे था 1928 में लुइस मरियम ने किया था। एंड इसमें इन्होंने बताया था कि ये जो नेटिव्स हैं उनकी कितनी गंदी पुअर कंडीशंस हैं हेल्थ के अंदर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के अंदर। मतलब रिजर्वेशंस में जो ये नेटिव्स लोग रह रहे हैं इनकी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। और जब ये ऐसे हुआ उसी टाइम पे जो वाइट अमेरिकन्स थे ना, दे फेल्ट सिंपैथी फॉर द नेटिव्स। सिंपैथी क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने डिस्करेज करा कि वो जो लोग हैं नेटिव्स, वो खुद का जो कल्चर है ना उसको एक्सरसाइज नहीं करें, और ऊपर से उनको सिटीजनशिप के बेनिफिट्स भी नहीं दें। जो जॉर्जिया का हमने एग्जाम्पल लिया था तो वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति ऑलरेडी है। तो सिमिलरली कुछ वाइट अमेरिकन्स ऐसे थे जिनको सिंपैथी थी नेटिव्स के लिए, और इसका रिजल्ट क्या आया? इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1934। इंडियन लिखा तो डज नॉट मीन कि इंडिया एज इन कंट्री भारत, ये इंडियन अमेरिकन इंडियन जो लोग थे उनकी बात करी जा रही है। इसमें ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934 में क्या था? नेटिव्स एंड रिजर्वेशन जो थे, जो रिजर्वेशन के अंदर नेटिव लोग रह रहे थे, अमेरिकन इंडियंस जो रह रहे थे, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, उनको एक राइट मिल गया किसका? कि वो ज़मीन खरीद सकते थे, राइट टू बाई लैंड एंड राइट टू टेक लोन्स। फिर 1950s और 1916 तक 60s तक आते आते क्या हुआ? यूएस और जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ना, एंडिंग और स्पेशल प्रोविजंस ऑफ नेटिव दे वुड जॉइन द मेन स्ट्रीम। 1950s 1916s तक आते आते क्या हुआ? यूएस और कैनेडियन जो सरकार थी उन्होंने ऐसा चाहा कि अगर हम लोग ये जो नेटिव्स हैं ना इनके स्पेशल प्रोविजंस को ख़त्म कर दे तो शायद ये जो नेटिव लोग हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़ जाएंगे। बट जो नेटिव्स थे ना वो नहीं जुड़ना चाहते थे, नेटिव्स को ये चीज़ नहीं चाहिए थी। 1954 के अंदर एक आया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, और इसके थ्रू ये जो नेटिव्स थे इन्होंने सिटीजनशिप यूएसए की एक्सेप्ट करी थी। पर दो कंडीशंस थी। क्या? एक तो इनके जो रिजर्वेशंस है दे वोंट बी टेकन अवे, और दूसरी चीज़ कि इनका जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। कनाडा में 1969 में जो गवर्नमेंट थी वॉन्ट रिकोगनाइज दी अबोरिजिनल राइट्स, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे उनके राइट्स को रिकोगनाइज नहीं करी थी। कब? 1969 में। तो ये जो नेटिव जो लोग थे उन्होंने अपोज किया था। मतलब 1969 में गवर्नमेंट में कहा कि हम रिकोगनाइज नहीं कर रहे हैं आपके जो अबोरिजिनल लोग हैं उन लोगों के राइट्स, यानी जो नेटिव लोग हैं वहाँ के उनके राइट्स हम रिकोगनाइज नहीं कर रहे हैं। तो जो नेटिव्स थे उन्होंने क्या किया? इस चीज़ को अपोज किया, डेमोन्स्ट्रेशंस करे, डिबेट्स करी, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ में प्रोटेस्ट किया। देन फाइनली इसका रिजल्ट ये निकला कि 1982 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया विच एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग अबोरिजिनल राइट्स एंड ट्रीटी राइट्स ऑफ द नेटिव्स। देखो अब इसका कंक्लूजन क्या है कि भले ही ऑल्दो दे आर नंबर रिड्यूस बट आर टू असर्ट देयर राइट्स इन देयर ओन कल्चर ऑन देयर सेक्रेड लैंड्स। मतलब जब वो जस्ट ये इन लोगों ने जो ये इतना बड़ा जो प्रोसेस आया ना इनका, इनको बंदी बना लिया, इनको अपनी ज़मीन से सिखा दिया, इनको राइट्स नहीं दे रहे थे कि ये अपना खुद का कल्चर एक्सरसाइज कर सके। इस टाइम के अराउंड ये जो काफ़ी 200 सालों तक का जो टाइम था, इस टाइम में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, ये जो नेटिव्स थे। तो कहा कंक्लूजन इसका ये निकला है कि भले ही उतने लोग नहीं रहे हैं, अब काफ़ी उनके नंबर कम हो गए, बट अब ये जो इनकी जो सेक्रेड ज़मीन है, ये जो सर ज़मीन है इनकी अमेरिका की, इनकी खुद की जो पवित्र मदरलैंड है, इस मदरलैंड के अंदर अपनी जो सेक्रेड लैंड है इसके अंदर ये अपने खुद के जो कल्चर राइट्स है उनको आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो इनके पूर्वज जो इस टाइम पे ख़त्म हो गए थे वो नहीं कर पा रहे थे। ये
पूरा का पूरा था किसका, अमेरिका का। नाउ कम्स दी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जो अबॉरिजिन्स थे यानी वो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग जो वहाँ पे रह रहे थे, यूरोपियंस गए थे उससे पहले जो लोग थे वो दे अराइव्ड, वो कॉन्टिनेंट पे आए थे 40,000 साल पहले। और नॉर्थ अमेरिका वाले कब आए थे, 30,000 साल पहले। ये न्यूजीनिया है वहाँ से आए थे, विच वॉज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया बाई अ लैंड ब्रिज। वो सेम जो स्टोरी है वो इधर। लेकिन ये जो इनके ट्रेडिशंस हैं ना इन लोगों के, वो बोलते हैं कि ये कहीं से आए नहीं है, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, मतलब वो शुरू से इधर ही हैं। और ये जो पास्ट वाला जो टाइम था इसको बोलते हैं ड्रीम टाइम। लेट 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, बिटवीन मतलब लेट 18th सेंचुरी जो थी, 1700 का जो लास्ट वाला जो टाइम था, उस टाइम पे 350 से 750 के लगभग नेटिव कम्युनिटीज़ हुआ करती थी। मतलब इतनी ट्राइब्स, इतनी टाइप की कम्युनिटीज़ हुआ करती थी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आज भी 200 अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और एक इनके अलावा एक और ग्रुप था इंडिजिनस लोगों का है जो कि नॉर्थ में रहा करता था ऑस्ट्रेलिया में, उनको बोलते हैं टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स। यानी ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसके यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, तो ऐसे बोला जाता है कि ये जो लोग हैं जो नॉर्थ में यहाँ पे रह रहे हैं वो इन आइलैंड से इधर आए हैं। ये भी इंडिजिनस लोग ही हैं ऑस्ट्रेलिया के, बट ये जो दूसरे जो लोग हैं जो इधर रह रहे हैं उनसे थोड़े अलग है, तो इनको बोला जाता है टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स। और ये दोनों साथ में मिलके आज जो करंट पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की उसकी 2.4% है सेटलर्स। देखो शुरुआत का इंटरेक्शन कैसा था यूरोपियन सेटलर्स का नेटिव्स के साथ में। शुरुआत का इंटरेक्शन बिगिन हो गया था अराउंड 300 साल। अमेरिका में जो हुआ था इंटरेक्शन उससे 300 साल बाद में, ओके, आफ्टर 300 ईयर्स ऑफ अमेरिकन्स। मतलब जब अमेरिकन लोगों का फर्स्ट टाइम जो इंटरेक्शन हुआ था उससे 300 साल के लगभग बाद में इंटरेक्शन हुआ था ऑस्ट्रेलियन के जो नेटिव्स हैं उनका बाकी जो यूरोपियन लोग हैं उनके साथ। शुरुआत में जो कैप्टन कुक है और उनके जो क्रू है उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो नेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है उनकी फ्रेंडलीनेस के लिए। मतलब वो बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हाँ आप आओ यहाँ पर, वो चाहते हैं कि हम रहें यहाँ पे, ऐसे करेंगे। बट ये जो इनकी यूरोपियन की जो ये वाली फीलिंग थी ना, ये वाली जो फीलिंग थी ये एकदम रिवर्स हो गई। क्यों? ब्रिटिश की फीलिंग में ये वाला रिवर्सल क्यों हुआ? क्योंकि कैप्टन कुक वॉज किल्ड बाय ए नेटिव इन हवाई। मतलब कैप्टन कुक जो ये चीज़ कह रहा था ना उसको किसी नेटिव ने उसको मार दिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में नहीं बट हवाई में मार दिया। और ये इसको मारा, ये एक इंसिडेंट काफ़ी था उन यूरोपियंस को ये जस्टिफाई करने के लिए कि हम इनको मारेंगे तो चलेगा क्योंकि इन्होंने हमारे आदमी को मारा था। वो बस एक ऐसे इंसिडेंट की वेट करते हैं। दिस वॉज इनफ टू जस्टिफाई कॉलोनाइजर्स द एक्ट ऑफ देयर वायलेंस। अब 19th और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 90% ऑफ देम डाइड। कौन 90% ऑफ देम? ऑस्ट्रेलिया के जो एक तो टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स हैं वो, और एक जो अबॉरिजिनल्स हैं जो उस जगह के जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो यूरोपियंस आए थे उससे पहले जो लोग थे, उनमें से 90% ऑफ देम डाइड इन 19th एंड 20th सेंचुरी। क्यों? पहला तो एक्सपोजर ऑफ जर्म्स जो मैंने एक्सप्लेन किया था ब्लैंकेट वाले टाइम पर। दूसरा था कि उनकी ज़मीनें और उनके जो रिसोर्स थे ना वो ख़त्म हो जा रहे थे। ख़त्म हो जा रहे थे इन द सेंस कि उनसे छीन लिए गए थे दूसरे लोगों ने। अब उनके पास में ज़मीन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो भूखमरी आएगी और उस सब चक्कर में कुछ लोगों की मौतें होगी वैसे। और दूसरा ये जो सेटलर्स आए थे इनसे लड़ाई भी तो करनी थी क्योंकि अब ये वायलेंस करने वाले थे, उनको रीज़न मिल गया था, तो इस चक्कर में 90% ऑफ देम डाइड। अब एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे लोग आए कौन से थे ऑस्ट्रेलिया में? जो पोर्तुगीज़ थे ना, पोर्तुगीज़ लोगों के क्या थे, कुछ जैसे जेल में रह रहे कन्विक्ट्स जो थे उनको भेजे थे कहाँ पे, ब्राज़ील के अंदर, कि तुम ब्राज़ील में जाओ। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हमें ये पोर्तुगल में हमें क्या है, कॉन्विक्ट लोग चाहिए ही नहीं, हमें क्रिमिनल्स चाहिए ही नहीं। तो जो क्रिमिनल्स थे, जो कॉन्विक्ट्स थे कि हाँ तुम लोगों ने गलती करी है, जो काट रहे थे जेल में, सज़ा मान लिया था कि ये क्रिमिनल्स हैं, सज़ा मिल गई थी जिनको, उनको कंट्री से बाहर, पोर्तुगल से बाहर भेज दिया था। कहाँ? ब्राज़ील में, कि अब तुम यहीं रहो, हमें हमारी कंट्री को ज़रूरत नहीं है। पर क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का एक ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिमिनल्स जो लोग थे इनकी जो वायलेंट एक्टिविटी थी ना
उससे ये जो नेटिव्स लोग थे ये प्रोवोक हो गए थे और इनका विरोध कर रहे थे बहुत खतरनाक तरीके से। तो ब्राज़ील का ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये तो यहीं पे रुक गया था। लेकिन ब्रिटेन को आइडिया मिल गया था, तो ब्रिटेन ने ये सेम काम, पहले अमेरिकन कॉलोनीज थी उनमें किया, बट जब जब अमेरिकन कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गई, जब उनका ब्रिटिश का उसके ऊपर कोई राज नहीं चल रहा था, उस टाइम पे उसने ब्रिटेन ने क्या किया, ये वाली जो ब्रिटिश लोग थे इन्होंने क्या किया, ये वाली जो सेम चीज़ थी वो ऑस्ट्रेलिया में अडॉप्ट होने लग गई। तो जो अर्ली सेटलर्स आए थे ऑस्ट्रेलिया में वो कौन थे? दे वो कन्विक्ट्स डिपोर्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड। वो कन्विक्ट्स थे, इंग्लैंड के कन्विक्ट्स लोग थे जिनको इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया गया था। उनको ऐसे कहा गया था कि जब तुम्हारा जेल का टाइम ख़त्म हो जाए तब तुम ऑस्ट्रेलिया में एज फ्री पीपल रह सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है और शर्त ये कि तुम वापस इंग्लैंड में कभी भी लौट के नहीं आओगे, बट ऑन वन कंडीशन दैट दे विल नेवर रिटर्न टू इंग्लैंड। तो ये जो लोग थे इनको वापस तो इंग्लैंड में वैसे भी नहीं जाने दिया जाना था, तो अब उनको वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में रहना था, कमाना था, खाना था। तो उन्होंने क्या किया, जो नेटिव लोग थे ना उनके टुवर्ड्स कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाई और बहुत ही फोर्सफुल तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से दे इजेक्टेड नेटिव्स को उनकी खुद की लैंड से बाहर धकेल दिया, खदेड़ दिया एंड वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए उनकी ज़मीनें छीन ली। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शिप फार्म्स बनाए गए, माइनिंग स्टेशंस लगाई गई, वाइन यार्ड्स थे और वीट फार्मिंग करी गई। वाइन यार्ड यानी ग्रेप की खेती करी गई, फिर उससे वाइन वगैरह बनाई गई। ऐसे बड़े बड़े खेत हुआ करते थे और ये एनिमल रेयरिंग क्या करते थे, तो बहुत बड़े बड़े शिप फार्म्स हुआ करते थे, माइनिंग किया करते थे। ये जो चार चीज़ें हैं ना, इन चार चीज़ों ही बेसिस बनी थी इस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का। जब पूरे ऑस्ट्रेलिया में भी फिर अलग अलग स्टेट्स थे, तो जब ये स्टेट्स यूनाइट हुए ना, तो ऐसी बात है कि अब हमें क्या है, एक नया कैपिटल चाहिए। उस नए कैपिटल के एक नाम सजेस्ट होने लगा था, वो नाम क्या था, वूल व्हीट एंड गोल्ड। ये क्यों? क्योंकि ये रीज़न था इस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का, वूल व्हीट एंड गोल्ड। बट ये नाम नहीं रख के नाम क्या रखा गया, कैनबेरा, जो कि एक नेटिव वर्ड से लिया गया है जिसका ओरिजिनल वर्ड था कामबेरा, जिसका मतलब था मीटिंग प्लेस। नेटिव जो लोग थे उनको इनके फार्म्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिली, बट इनकी जो कंडीशन थी ना वो स्लेवरी से भी बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन थी। लाइक भले ही वो स्लेव्स नहीं है बट उनकी कंडीशन स्लेवरी से कुछ खास अच्छी नहीं थी, बस कहने को वो स्लेव्स नहीं थे, बाकी इनकी बहुत गंदी कंडीशन थी। अब इस चक्रों में क्या किया, चाइना से इमिग्रेंट्स को लेकर आए ताकि वो चीप लेबर प्रोवाइड कर सके, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन तब काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनको लेकर आए कि ये जो है उसको कम करो। लेकिन ये जो वाइट गोरे जो लोग थे ऑस्ट्रेलिया के, यूरोपियंस जो लोग थे, उनको एक डर था कि ये ना, सिंस चाइनीज़ इमिग्रेंट्स आए थे बहुत सारे चीप लेबर के लिए, तो ये काम कर रहे थे, तो इनको लग रहा था कि हम नॉन वाइट्स पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। उनको बहुत ये डिपेंडेंसी पे डर था कि हम नॉन वाइट्स पे ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, चाइनीज़ का इमिग्रेशन बंद कर दिया कि अब चाइनीज़ जो लोग हैं वहाँ पर अपनी कंट्री में आएंगे नहीं। 1974 तक ये वाली चीज़ चलती है कि 1974 तक ये लोग बोलते थे कि कहीं ज़्यादा एशिया से काले लोग ज़्यादा नहीं आ जाए जो कि हम लोगों से ज़्यादा नंबर में हो जाए और अपन को ओवर पावर कर ले, तो डोमिनेट कर ले वाइट्स को। तो इस चीज़ का इनके डर था। कब तक? 1974 तक। 1974 तक गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी थी कि हमें नॉन वाइट जो लोग हैं उनको बाहर रखना है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद में बदलाव की हवाएं चलने लगी। सो विंड्स ऑफ चेंज के अंदर क्या, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, कौन, WEH स्टेनर। उन्होंने एक लेक्चर दिया था जिसका नाम था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। इसका मतलब क्या है कि हिस्टोरियंस है, दे आर साइलेंट अबाउट द अबोरिजिन्स। मतलब हिस्टोरियंस जो लोग थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव लोग हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने उनके लोगों को चुप ही करवा दिया, जैसे उस टाइम पे लोग थे ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एग्जिस्ट ही शायद कैप्टन कुक आए थे उसके बाद से कर रहे थे। तो उन लोगों की हिस्ट्री के बारे में, उन अबॉरिजिनल्स जो लोग थे उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, साइलेंस था हिस्टोरियंस का। इसी को क्या बोला गया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। धीरे धीरे लोगों में ईगरनेस बढ़ी कि वो नेटिव लोगों के बारे में जाने, उनका जो अलग कल्चर और क्राफ्ट वगैरह चीज़ें हैं, उनके गाने हैं, उनके स्टोरीज़ हैं, उन सबको जाने। तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर हेनरी रेनॉल्ड्स नाम के
एक राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखी वाई weren't वी टोल्ड, कि हमें ये चीज़ बताई क्यों नहीं गई, क्या कि उस बुक में कि वो अबॉरिजिन लोग थे, उनकी अलग हिस्ट्री थी, हमें ये चीज़ बताई क्यों नहीं गई। हमारी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ यही क्यों है कि कैप्टन कुक के बाद से ही अपनी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही। तो ये जो इस चीज़ को है ना, ये जो बुक थी वाई weren't वी टोल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा कंडेम करती थी। कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री एज स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्टन कुक। तो इसका ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे W.E.H. स्टेनर और जो हेनरी रेनॉल्ड्स थे, एक वाई weren't वी टोल्ड एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस जो है, इनका रिजल्ट ये आया कि यूनिवर्सिटीज़ में अब डिपार्टमेंट्स को एस्टेब्लिश कर दिया था जो कि नेटिव के जो कल्चर है उनकी पढ़ाई करेंगे। और जो आर्ट गैलरीज़ थी, उन आर्ट गैलरीज़ में जो नेटिव की आर्ट्स हैं उनकी आर्ट गैलरी भी बनाई गई। जैसे एक आर्ट गैलरी है तो इस आर्ट गैलरी में कुछ स्पेसिफिक जगह दी अलॉट कर दी गई जहाँ पे जो नेटिव लोग हैं उनकी आर्ट को रखा गया। म्यूज़ियम्स के अंदर डिओरामास बना गए या रूम्स बना गए रेप्लिकेटिंग, जो कि क्या एक्सप्लेन करते थे और क्या रेप्लिकेट करते थे कि शायद अबोरिजिन लोग थे, वो जो नेटिव लोग थे वो वहाँ पे कैसे रहा करते थे, मतलब उनके स्ट्रक्चर्स बनाए, मिनिएचर्स बनाए कि हाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ वगैरह जैसे वो रहा करते थे, उनके रहने के जो तरीका और मिनिएचर तरीके से डिओरामास वगैरह बना के उन्होंने प्रेजेंट किया म्यूज़ियम्स के अंदर। और धीरे धीरे जो नेटिव्स लोग थे वो खुद की हिस्ट्री लिखने लग गए थे। अब इस दौरान क्या हुआ, ये सब कुछ हुआ, इसके दौरान एक और चीज़ हुई कि 1974 से पहले जो लोगों में डर था कि जो नॉन वाइट पीपल हैं वो वाइट लोगों को डोमिनेट नहीं करते और चाइनीज़ को बैन कर दिया गया था। अब उस चीज़ को, जो उनकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को हटा के एक नई पॉलिसी लेकर आए थे। वो क्या थी कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा टू नेटिव कल्चर, जो नेटिव लोग थे उनको भी, और जो डिफरेंट कल्चर है इमाइग्रेंट्स का जो बाहर से आए फ्रॉम यूरोप एंड एशिया, उनके भी जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको भी दिया जाएगा क्या, इक्वल रिस्पेक्ट। ऑस्ट्रेलिया हैड नो ट्रीटीज़ विद नेटिव्स फॉर्मलाइजिंग द टेकन ऑफ लैंड बाय यूरोपियंस। मतलब जैसे अमेरिका लोगों ने, हमने देखा कि उन्होंने साइन करवा ली थी ट्रीटीज़, भले ही चीटिंग करके या कैसे भी करके। वैसे सिमिलरली क्या था, कनाडा में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड और इन सब में ऐसी ट्रीटीज़ हुई थी, बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई ट्रीटी नहीं हुई थी जो कि उन नेटिव्स से हम लैंड ले रहे हैं इस चीज़ को फॉर्मलाइज कर रही हो। ऐसी कोई किसी भी टाइप की फॉर्मल ट्रीटी नहीं हुई थी वहाँ पे। और गवर्नमेंट ने इस ऑस्ट्रेलिया की जगह को बोला क्या, टेरा न्यूलिस, जिसका मतलब था कि वो जगह जो कि किसी को भी बिलोंग नहीं करती हो तो हमने आके ले ली। तो ऐसा कुछ सिस्टम था। ऑल्सो हैड लॉन्ग अगोनाई, और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मिक्स्ड ब्लड के बच्चे पैदा हो गए, मतलब वाइट के और नेटिव लोगों के बीच में, यूरोपियंस और नेटिव लोगों के बीच में कोई बच्चे पैदा हो गए थे, उन बच्चों को ले लिया जाता था और उन बच्चों को फोर्सफुली सेपरेट कर दिया जाता था उनके नेटिव रिलेटिव्स से। तो इस टाइप की भी एक बहुत सैडेड हिस्ट्री रही है ऑस्ट्रेलिया की। एजिटेशन अराउंड दीज लेड इंक्वायरीज रिजल्टिंग इन 2 डिसीजंस। मतलब जब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि इनके साथ में हमने इतना बुरा किया है, लोग आ रहे थे उनको सिंपैथी दे रहे थे, तब इंक्वायरी बैठी और 2 डिसीजन लिए गए बड़े बड़े। वो डिसीजन ये थे कि रिकॉग्नाइज दैट नेटिव्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद लैंड एंड इज सेक्रेट टू देम। मतलब ये जो नेटिव लोग हैं ना, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनका, ये जो ज़मीन है, ये जो पवित्र ज़मीन है नेटिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इनसे ऐसे ही नहीं ले सकते, इट इज़ वेरी सेक्रेट टू देम। और दूसरी थी वाइल पास्ट एक्ट्स कैन नॉट बी अनडन। मतलब जो चीज़ें पहले हमने कर दी है, जो क्रूरता पहले करी है, जो क्रुएलिटी हमने पहले करी है, उसको तो हम अब बदल नहीं सकते, बट हम एक पब्लिक अपॉलॉजी, मतलब हम सब लोगों के सामने माफ़ी मांगते हैं उस इनजस्टिस के लिए जो कि उन्होंने चिल्ड्रन के साथ में किया था, बच्चों के सामने किया था, इन ऑर्डर टू कीप द ब्लैक एंड वाइट पीपल